अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी मौत की शुआएं। जंगल पर एक पुरस्कार सी खामोशी छा गई। ऐसे लगता था जैसे पूरे के पूरे जजीरे ने एकदम से अपना सांस रोक लिया हो। इससे पहले आधी रात के बाद भी दरख्तों पर कहीं कहीं परिंदे बोला करते थे, लेकिन आज तो उन्हें भी जैसे सांप सूंघ गया था। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में सहमे बैठे थे। दरख्तों के झुंडों के पीछे जुनूबी इलाके में जहां वो आसमानी शय उतरी थी, अभी तक वहां सुरख रोशनी फैली हुई थी। जमीन से भाप निकलने की आवाज अब नहीं आ रही थी। अंबरनाग और मारिया चट्टान के अंदर गार में दुबके बैठे थे। खजाने का संदूक भी उस गार में एक जगह छुपा दिया गया था। उनका बागबानी जहाज समुंदर के किनारे रात के अंधेरे में खामोश खड़ा था। सितारों की रोशनी में समुंदर की लहरें दूर से आकर साहिल समुंदर से टकराकर वापस जा रही थीं। मारिया, नाग और अंबर गार में पत्थरों की दीवार से लगे खामोश बैठे बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब किसी किस्म का कोई वाकया ना हुआ तो मारिया ने कहा, इसी तरह वो कब तक गार में पड़े रहेंगे? अगर उड़न तश्तरी वालों ने हमला करना होता तो अब तक जहाज को आग लग चुकी होती। नाग का भी यही ख्याल था कि उन लोगों ने अभी तक उनके बागबानी जहाज को नहीं देखा, लेकिन अंबर खामोश था और किसी गहरी सोच में गुम था। अपनी 5000 साल पुरानी तजुर्बाकार और हंगामों खतरों से भरी हुई जिंदगी में उसने पहली बार अपने दिल में खतरा और एक खौफसा महसूस किया था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि आज तक उसका मुकाबला दुनिया में रहने वाले जालिम बादशाहों, संगदिल डाकुओं और आदमखोर दरिंदों से रहा था। ये पहली बार थी कि उसका मुकाबला एक ऐसी मखलूक से था जो आसमानी थी और जिसका ताल्लुक इस दुनिया से बिल्कुल नहीं था। जब उसने नाग और मारिया को बताया कि आसमानी मखलूक की खोपड़ी में एक सींग है, माथे पर सिर्फ एक आंख उभरी हुई है और टांगे हाथ पांव पतले और सफेद हैं और सर अनार की तरह लगता है, तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अंबर ने कहा, चलो हाथ कंगन को आरसी क्या, अब तो वो लोग इसी जजीरे पर हैं, अपनी आंखों से देख लेना। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। जजीरे पर खामोशी और ज्यादा घनी हो गई थी। मारिया ने कहा, आखिर हम लोग कब तक यूं कैदियों की तरह गार में पड़े रहेंगे? अंबर बोला, नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? मारिया बोली, मेरा मतलब है अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल चाहता है कि जाकर मालूम करूं कि ये कौन लोग हैं और वहां क्या कर रहे हैं। नाग ने कहा, कम से कम मैं तो तुम्हें इस मुहिम पर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। अंबर कहने लगा, कोई भी शरीफ आदमी इजाजत नहीं दे सकता। मारिया कहने लगी, मगर वो लोग मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं खतरे से महफूज रहूंगी। अंबर ने कहा, ख्वाह कुछ भी हो, तुम्हें इस जगह बैठकर इंतजार करना होगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें जहाज पर सवार होकर जजीरे से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर ने कहा, उन्होंने हमारे जहाज को देख लिया होगा। हमारे जहाज ने बादबान खोले तो वह उन लोगों की नजरों से नहीं बच सकेगा। इसमें खतरा है। हाँ, जब ये लोग अपनी उड़न तश्तरी लेकर चले जाएंगे तो हम इस जजीरे को छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें गार के बाहर कुछ रोशनी होती नजर आई। अंबर ने कहा, शायद वो लोग अपनी उड़न तश्तरी लेकर वापस जा रहे हैं, लेकिन ये रोशनी सुर्ख नहीं थी, ना ही नीली थी, बल्कि सफेद सी थी। इतने में एक धमाका सा हुआ और रोशनी तेज हो गई। अंबर ने कहा, खुदा झूठ ना बुलवाए, उन्होंने हमारे जहाज को तबाह कर दिया है। नाग ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अंबर जल्दी से बोला, नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। मारिया, तुम जरा बाहर जाकर मालूम करो, रोशनी साहिल की तरफ से आ रही है, जरूर हमारा जहाज जल रहा होगा। मारिया तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। जल्दी से गार से बाहर निकल गई। एक टीकरी पर खड़ी होकर क्या देखती है कि उनके जहाज में खौफनाक आग लगी है और वह धड़ाधड़ जल रहा है। उसने जल्दी से वापस आकर नाग और अंबर को सूरत हाल से बाखबर किया। तीनों को अपने जहाज के जल जाने का बेहद सदमा हुआ। उस बादबानी जहाज ने उनका बड़ी मुसीबतों और मुहिमों में साथ दिया था। अंबर बोला, काश हम अपने जहाज को बचा सकते, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर है। कम से कम अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो तुम दोनों उनके शुआओं वाले मुहलिक हथियार से जिंदा नहीं बच सकते। मारी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। कहने लगी, अब हम क्या करेंगे? क्या बाकी सारी उम्र इस वीरान जजीरे पर गुजार देंगे? कमबख्तों ने हमारे जहाज को नजरे आतिश कर दिया। खुदा का शुक्र है कि हमारा खजाना बच गया। अंबर बोला, हमें खामोशी से बैठकर हालात का इंतजार करना चाहिए। ये लोग जरूर किसी आसमानी सितारे से उतर कर आए हैं। मैंने कदीम मिस्र में नजूमिया की जुबानी सुना था कि आसमान पर जो सितारे चमकते हैं उनमें कई सूरज हैं और कई हमारी ज़मीन की तरह हैं, जहाँ पर हो सकता है लोग भी आबाद हों और वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हों। आज ये बात सच मालूम हो रही है। यूं ही बातें करते और अपने जहाज़ के जल जाने पर अफसोस करते सुबह हो गई। दिन निकल आया। ये तीनों अभी तक गार में बैठे मुस्तकबिल के बारे में गौर कर रहे थे।
अंबर की वजह से नाग और मारिया भी बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। अंबर कोई भी कदम सोचे समझे बगैर नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि मुकाबला एक अजीबोगरीब और बहुत अनोखी ताकत रखने वाले के साथ पड़ गया था। जजीरे पर गार के बाहर सूरज की रोशनी फैल गई थी। फिर अचानक शोर की आवाज आने लगी। ये शोर वही जमीन से भाप के खारिज होने वाला शोर था। अंबर ने जल्दी से कहा, वो लोग जा रहे हैं। मारिया को उन्होंने गार के बाहर भेजकर आंखों देखा हाल बयान करने को कहा। उसने गार के दरवाजे पर खड़े होकर जुनूब की तरफ नजरें उठाईं और कहा, ये एक सफेद चांदी जैसी बहुत बड़ी तश्तरी सुरख और नीली रोशनी खारिज करती दरख्तों से ऊपर को उठ रही है। अंबर ने आवाज दी, मारिया जमीन पर बैठ जाओ, झाड़ियों में छुप जाओ। हो सकता है उनके पास कोई आला हो जिसकी मदद से वो तुम्हें देख लें। मारिया जल्दी से झाड़ियों की ओट में हो गई। उड़न तश्तरी का शोर आसमान की तरफ बुलंद होता गया और फिर उन्होंने भी गार से बाहर निकलकर देखा कि उड़न तश्तरी बड़ी तेजी से नीले आसमान में ऊपर की जानिब चली जा रही थी। देखते ही देखते वो सफेद गुंबद नजर आने लगी और फिर नजरों से गायब हो गई। मैदान साफ पाते ही वो भागकर अपने जहाज की तरफ आए, मगर वहां सिवाय जले हुए तख्तों के और कुछ नहीं था, जिन्हें समुंदर की मौजों ने उठाकर साहिल की रेत पर फेंक दिया था। कमबख्तों ने अपनी तेज शुआओं से ऐसी आग लगाई थी कि जहाज चंद लम्हों में जलकर गर्क हो गया था। सिवाय उन जले बुझे तख्तों के उसका कुछ बाकी न बचा था। खाने पीने की तमाम चीजें और कुछ पहनने के जो कपड़े थे वो भी जहाज के साथ ही जलकर राख हो गए थे। उन्हें जहाज के जल जाने का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब अफसोस करने से कुछ भी हासिल नहीं था। जो होना था वो हो गया। अंबर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि वो नाग और मारिया को जहाज से भगाकर गार में ले आया, नहीं तो वो जरूर जहाज के साथ ही जलकर राख हो जाते। मारिया बोली, हम उन लोगों से अपने जहाज की बर्बादी का बदला जरूर लेंगे। नाग कहने लगा, मैं इन उड़न तश्तरी वालों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा। अंबर खामोश था, क्योंकि उसने उन लोगों को अपनी शुआओं वाली बंदूक से हमला करते देखा था। उसने उन लोगों की शक्लों को भी अच्छी तरह देखा था। वो जानता था कि मुकाबला बड़े खौफनाक दुश्मन से है और वो आसानी से काबू आने वाले नहीं है। अगर नाग सांप बनकर उनको काट भी ले तो हो सकता है वो ना मरे। अंबर के जहन में कदीम मिस्र के काहिनों और साइंसदानों का इल्म भी मौजूद था। उसे मालूम था कि इस दुनिया के इंसान के खून पर जहर का इसलिए असर होता है कि उसके खून में सुरख ज़र्रात होते हैं जिनको जहर तबाह कर देता है। लेकिन उड़न तश्तरी वाले इस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। हमारा खून इसलिए सुरख है कि हमारे अंदर लोहे का अंसर है। हो सकता है कि उड़न तश्तरी वाले जिस सितारे की ज़मीन से आए हों वहाँ लोहा बिल्कुल ही ना हो और उनके खून में किसी और धात का अंसर हो। यही वजह थी कि उनके जिस्म सुरख नहीं बल्कि सफ़ेद थे। हो सकता है कि उनके जिस्म के लिए हमारे सांप का जहर बेअसर हो। अभी उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि उन पर कौन सी शय अच्छा असर डालती है और कौन सी शय बुरा असर डालती है। इतना वो ज़रूर जानता था कि ऑक्सीजन उन्हें नुकसान नहीं देती, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरों पर कोई गैस मास्क भी नहीं पहन रखा था। चुनाचे अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म की बातें सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि यहाँ से फरार होने की क्या सूरत हो सकती है। मारिया ने गुस्से से कहा, हम उन लोगों को मजा चखाए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। नाग ने कहा, हम उनसे इस ज्यादती का बदला जरूर लेंगे। मारिया ठीक कहती है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए यही मुनासिब बात है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जजीरे से निकल जाएं। मारिया तुनक कर बोली, अंबर भाई आप इस कदर डरते क्यों हैं उनसे? आखिर वो हमें खा तो नहीं जाएंगे, वो हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है। अंबर ने कहा, मारिया मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन यकीन करो कि मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास है। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी तो शायद हमें ज्यादा नुकसान पहुंचे। इसी किस्म की बातें करते वो जजीरे के अंदर चले गए। अंबर उन्हें संगे मरमर का वो गोल चबूतरा दिखाने ले गया जहां आकर उड़न तश्तरी उतरती थी। मारिया और नाग चांदी के गोलों को बड़े गौर से देखने लगे जो चांदी की सलाखों पर लगे थे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे का बाइस हो सकता है। जाने क्यों, जैसे अंबर ने कोई खतरे की बू सूंघ ली थी। मारिया और नाग जिद कर रहे थे कि वो वहां रुककर तहकीक करेंगे। हो सकता है कि उन लोगों ने वहां अपना कोई खुफिया ठिकाना बना रखा हो। अंबर वापस चलने पर इसरार कर रहा था। आखिर वो उन्हें लेकर गार में गया था। उनका खजाना पत्थरों के नीचे वैसे का वैसे पड़ा था। अंबर अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि जजीरे से निकला कैसे जाए। उनके पास कोई जहाज या कश्ती नहीं थी। जाहिर है उन्हें एक कश्ती तैयार करनी थी। ये काम दरख्त काट कर हो सकता था और उनके पास दरख्त काटने के लिए कोई औजार न था और समुंदर के किनारे जले हुए तख्ते उनके काम नहीं आ सकती थी। दोपहर को उन्होंने दरख्तों से तोड़कर कुछ फल खाए, तालाब का पानी पिया और एक बार फिर इसी मसले पर गौर करने लगे कि वहां से फरार किस तरह से हुआ जाए। शाम को अंबर जंगल में गया।
और कुछ फल तोड़कर ले आया। हल्की हल्की खुनकी हो गई थी। वो गार में दुबक कर बैठ गए और बातें करने लगे। अंबर को मालूम था कि मारिया जरा तेज तबीयत की लड़की है, हो सकता है ये कोई गैर जिम्मेदारी की हरकत कर बैठे, इसलिए वो उसे समझाने लगा कि उनका जजीरे से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। मारिया हूँ हाँ से जवाब देती रही। यूं बातें करते करते अंबर को नींद आ गई और वो सो गया। कुछ देर तक नाग और मारिया बातें करते और उड़न तश्तरी वालों के बारे में गौर करते रहे। फिर नाग भी सो गया। मारिया को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जो शय उसे उड़न तश्तरी वालों के चबूतरे की तरफ दोबारा ले जा रही थी वो उसका शौक भी था, एहसास इंतकाम भी था, और सबसे ज्यादा ख्याल ये था कि उसे कोई देख नहीं सकेगा। अब जो उसने देखा कि नाग और अंबर खराटे ले रहे हैं तो उसका शौक चमक उठा। सोचने लगी कि चलकर मालूम करना चाहिए कि जहाँ संगमरमर का चबूतरा है वहाँ कुछ और तो नहीं है। मारिया बड़े इत्मीनान से उठी और गार से बाहर निकल गई। मशरिक की तरफ वाले दरख्तों से चांद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से जजीरे पर बड़ी पुरस्रार सी जर्द रंग की रोशनी का गुबार फैल रहा था। अजीब बात यह थी कि किसी दरख्त पर कोई परिंदा, यहाँ तक कि उल्लू तक भी नहीं बोल रहा था, जो ऐसे वीरान जंगलों में रातों को जरूर बोला करता है। सिर्फ समुंदर की जानिब से लहरों के हल्के हल्के शोर की आवाज आ रही थी। मारिया ने भी बड़े बड़े भयानक जंगल, सहरा और जजीरे देखे थे और रातों को डाकुओं से मुकाबला किया था। डर तो उसकी खाल में बिल्कुल नहीं था। वो बड़े आराम से दरख्तों के नीचे से होती हुई संगमरमर के चबूतरे के पास आ गई। चांद अब दरख्तों से ऊपर उठाया था और संगमरमर का चबूतरा उसकी रोशनी में खुद एक सफेद चांद लग रहा था जो जमीन पर पड़ा हो। उसके इर्द गिर्द लगे हुए चांदी के गोले भी चमक रहे थे। मारिया उन गोलों को हाथ लगा लगा कर देखने लगी। वो ठंडे थे और सख्त जैसे पत्थर। मारिया ने चबूतरे पर आकर टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते वो चांदी के गोले के करीब गई तो उसे महसूस हुआ कि उसका रंग दूसरे गोलों के मुकाबले में कुछ कुछ सुर्खी माइल है। मारिया ने करीब जाकर उसे हाथ लगाया तो उसे अपने हाथ के अंदर कुछ लहरें सी जाती महसूस हुई। वो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या राज है। उसने गोले को जरा सा घुमाया तो बाएं जानिब से सिल अपने आप अपनी जगह से खिसक गई। मारिया ने झुककर देखा। नीचे संगमरमर की सीढ़ियां जा रही थीं और नीचे से रोशनी आ रही थी। मारिया बिला खौफो खतर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। यहाँ आकर क्या देखती है कि एक बड़ा कमरा है जिसकी छत पर गोल गोल चांद से चमक रही हैं और रोशनी ही रोशनी है। दीवार के साथ साथ शीशे की अलमारियों में लगी मशीनें सी हैं जिनमें सुर्ख और सफ़ेद से लट्टू घूम रहे हैं। मारिया साथ वाले कमरे में आ गई। यहाँ फर्श पर संगमरमर के कितने ही चबूतरे दीवार के साथ साथ बने थे। मारिया उनके करीब गई तो पहली बार खौफजदा हो गई। उन चबूतरों पर इंसानों की लाशें पड़ी थीं। ये इंसान वैसी मालूम होते थे। साफ लगता था कि इसी जजीरे के रहने वाले थे जिन्हें इन उड़न तश्तरी वालों ने पकड़कर हलाक कर दिया और अब उन पर कोई तजुर्बा कर रही हैं। अब मारिया को महसूस हुआ कि वो खतरनाक जगह पर आ गई है। वो बाहर निकलने के लिए पलटी ही थी कि क्या देखती है। उसके सामने दो आदमी खड़े हैं। उनके सरों पर सींग थे, जिस्म सफ़ेद और चमक रहे थे, सफ़ेद चांदी के बने हुए, और सर अनार जैसे थे जिनके वस्त में माथे पर एक सुर्ख आंख चमक रही थी। मारिया बड़े आराम से दूसरी तरफ से होकर गुजरने लगी। उसका ख्याल था कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह उसका वहम था। उड़न तश्तरी वालों की आंख मारिया के जिस्म के खाके को साफ देख रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मारिया को पकड़ लिया। उनके हाथ लगाने से मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के अंदर हल्की हल्की लहरें सरायत कर रही हों। उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी। एक आदमी ने उसे उठाकर कंधे पर डाल लिया और एक तंग से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उन अजीबुल खलकत इंसानों ने आपस में बात भी की, मगर उनकी जुबान अनोखी, आवाज तेज और अल्फाज ऐसे थे जो मारिया की समझ से बाहर थे। मारिया पर वैसे ही नीम बेहोशी का आलम तारी था। दरवाजे की दीवार उनके जाते ही अपने आप बंद हो गई थी। सुबह हो गई तो नाग और अंबर की आंख खुली। उन्होंने देखा कि मारिया वहां नहीं है तो सोचा कि शायद वो जंगल में टहलने गई होगी, लेकिन जब काफी देर गुजरने पर भी वो ना आई तो वो दोनों परेशान हो गए। उठकर गार से बाहर आए और मारिया को तलाश करने लगे। उन्होंने जजीरे का सारा जंगल छान मारा, लेकिन मारिया का कुछ पता न चला। वो संगमरमर के चबूतरे पर भी आए, यहाँ भी कुछ नहीं था। उन्होंने मारिया को जगह जगह आवाजें दी, मारिया मारिया मारिया, लेकिन जंगल में हर बार उनकी आवाज गूंज कर रह जाती। आखिर वो थक हार कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि मारिया कहाँ जा सकती है। नाग ने कहा, वो उड़न तश्तरी वालों की बातें कर रही थी, जरूर उनकी तलाश में निकली है और किसी मुसीबत में फंस गई है। अंबर परेशान था, कहने लगा, लेकिन वो लोग तो यहाँ कहीं भी नहीं हैं, फिर वो कहाँ जा सकती है? उनकी तश्तरी भी जा चुकी है। देखो, हमारी इस बहन ने हमें कितनी परेशानी में डाल दिया है। खुदा जाने अब वो कहाँ जाकर किस मुसीबत में फंस गई होगी। जाहिर है वो इसी जजीरे पर है, लेकिन किसी खुफिया जगह पर होगी।
जो उस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, वरना ये जजीरा इतना बड़ा नहीं है और हमने सारे का सारा जजीरा छान मारा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमने उसे आवाज़ ना दी हो। नाग के चेहरे पर भी तशवीश के आसार थे कि ना जाने मारिया एकदम से कहाँ जाकर गुम हो गई है। मारिया को तलाश करते करते शाम हो गई। थक हार कर अंबर और नाग अपने गार में आकर बैठ गए। दरख्तों से तोड़कर थोड़ा बहुत फल खाया और पानी पीकर मारिया के बारे में गुफ्तगू करने लगे। अंबर को यकीन हो गया था कि उसे उड़न तश्तरी वालों ने किसी जगह गुम किया है और ये कि अगरचे उन लोगों की उड़न तश्तरी जजीरे में नहीं है, लेकिन उनके आदमी किसी न किसी ज़मीन दोस्त कमीनगाह में ज़रूर छुपे हुए हैं, जहां बेख्याली में मारिया पहुंच गई और उन आदमियों के हत्थे चढ़ गई। नाग कहने लगा, लेकिन उसे तो कोई इंसानी आंख नहीं देख सकती थी। अंबर ने कहा, नाग तुम भूल गए हो कि उड़न तश्तरी वाले किसी दूसरे सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमारी तरह इंसान नहीं है। हो सकता है उनकी आंखें यह भी इंसान को देखने की ताकत रखती हों। मैंने कदीम मिस्र में एक बुजुर्ग काहिन से सुना था कि इंसान के जिस्म से हर वक्त एक किस्म की शुआएं निकलती रहती हैं जिसे कोई इंसानी आंख नहीं देख सकती। हो सकता है मारिया के जिस्म से निकलने वाली उन शुआओं को उड़न तश्तरी वालों ने देख लिया हो और उसे पकड़कर अपनी कैद में डाल लिया हो। नाग बोला, अंबर भाई तुम्हारी बात में काफ़ी वजन है। सवाल यह है कि उनकी खुफिया कमीनगाह या तय खाने को कहाँ तलाश किया जाए। अंबर किसी गहरी सोच में गुम था। लंबा सांस भरकर उसने नाग को देखा और बोला, मैं आज रात जब अंधेरा हो जाएगा तो उस खुफिया तय खाने को तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुम बेफिक्र रहो। नाग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अंबर ने उसे समझाया, मेरा ख्याल है तुम्हें इस खजाने की हिफाजत के लिए यहाँ रुकना होगा। इस मुहिम के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँगा। यूं ही बातें करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। रात का अंधेरा गहरा हो गया। फिर जजीरे पर चांद निकल आया और उसकी फीकी सी पुरस्रार रोशनी फैल गई। इतने में वही पुरस्रार शोर की आवाज़ फिर सुनाई दी और उन्होंने जल्दी से गार से बाहर निकलकर देखा कि आसमान से नीली और सुर्ख रोशनी फैलाती उड़न तश्तरी उतरी और जजीरे के जनूबी जंगल के अकब में गायब हो गई। अंबर ने कहा, आसमानी मखलूक फिर अपने मकान में बैठकर ज़मीन पर आई है। अब हमें फिर उनके वापस जाने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम उनके जाने के बाद ही मारिया को तलाश कर सकेंगे। नाग बोला, हमें देर नहीं करनी चाहिए अंबर, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमें धोखा दे जाए और हम मारिया बहन से हाथ धो बैठें। अंबर ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं मेरे भाई, हमें अपनी बहन की मुसीबत का पूरा एहसास है। हम मारिया को तलाश करके ही दम लेंगे। यहाँ अंबर ने गलत फैसला किया था। उसे चाहिए था कि उसी वक्त मारिया की तलाश में निकल खड़ा होता, क्योंकि उधर मारिया को उड़न तश्तरी में सवार कराया जा रहा था ताकि उसे ऊपर अपने सितारे की सरजमीन पर ले जाकर तजुर्बा किया जा सके कि वो पूरी की पूरी दूसरे इंसानों की तरह दिखाई क्यों नहीं देती। सिर्फ उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ही क्यों दिखाई देती हैं। मारिया तो तय खाने के छोटे से कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसने पूरी तरह होश में आने के बाद अपने आप को बिल्कुल बेबस पाया। वो सिर्फ गायब थी। इसके अलावा उसके अंदर कोई करामाती ताकत नहीं थी। संगे मरमर की चार दीवारी ने उसे चारों तरफ से कैद कर रखा था। अचानक उसने उड़न तश्तरी के चबूतरे पर रुकने की आवाज़ सुनी। वो मोहतात होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दीवार में एक जगह रोशनी हुई और दरवाज़ा बन गया। चार आसमानी आदमी हाथों में शुआओं वाली बंदूकें लिए अंदर आए और उसे पकड़कर बड़े कमरे के वस्त में ले गए। इतने में ऊपर छत में एक सुराख हुआ और चांदी की एक सीढ़ी नीचे उतरने लगी, जो उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मारिया ने ऊपर उड़न तश्तरी के गोल दरवाजे की जानिब देखा, जहां सीढ़ी खत्म होती थी और उड़न तश्तरी का गोल दरवाजा शुरू होता था। वहां भी दो आसमानी आदमी हाथों में बंदूक के लिए खड़े मारिया को घूर रहे थे। उन्होंने आपस में तेज तेज लहजे और नाकाबिले फहम जुबान और बारीक आवाज में कोई बात की। इसके साथ ही एक आदमी ने मारिया को पकड़कर सीढ़ी की तरफ धकेला। अब तो मारिया समझ गई कि उसकी दुनिया की जिंदगी खत्म हो रही है। अब ना जाने ये लोग उसे कौन से सितारे की जमीन पर ले जाएंगे और उसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो भाग भी नहीं सकती थी। इतने में पीछे से किसी ने उसे बाकायदा धक्का दिया और वो सीढ़ी पर गिर पड़ी। फिर दो आसमानी आदमियों ने उसे पकड़कर सीढ़ी पर खड़ा किया, खुद भी उस पर खड़े हो गए और सीढ़ी ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सीढ़ी जब आसमानी आदमियों और मारिया को लेकर ऊपर चली गई तो उड़न तश्तरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पहुंचकर मारिया ने अपने आप को एक वसी कुशादा और गोल कमरे में पाया। दीवार के साथ साथ बेशुमार गोल गोल ऐसे आलात लगे थे जिसके अंदर सुरख और नीली सुइयां हौले हौले गर्दिश कर रही थी। वस्त में एक स्याह रंग की बहुत ही अजीब सी कुर्सी पड़ी थी। सामने एक संगमरमर की मेज जिस पर सोने के रंग का चौकोर संदूक पड़ा था, जिसमें हीरे जवाहरात और नगीने चमक रहे थे। आसमानी मखलूक मारिया को उस कमरे से भी निकालकर एक दूसरे कमरे में ले गई। ये एक गोल सा कमरा था जो कद से छोटा और पुरसुकून था। यहाँ किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोने में दीवार के साथ एक बिस्तर लगा था, सफेद चादर, सफेद तकिया
और करीब ही एक चांदी की तश्तरी जैसी तपाई रखी थी जिस पर गिलास और सुराही पड़ी थी। आसमानी मखलूक मारिया को उस कमरे में छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद मारिया ने बहुत सी मशीनों के एक साथ चलने की गिड़गिड़ाहट सी सुनी। फिर ये गिड़गिड़ाहट जैसे एक हल्के हल्के शोर में तब्दील हो गई, जैसे करीब ही कहीं शहद की मक्खी चक्कर लगा रही हो। इसके साथ ही कमरे के फर्श को एक धचका सा लगा और मारिया को महसूस हुआ कि उड़न तश्तरी जमीन से ऊपर उठ रही है। उसकी नज़र दीवार पर लगे एक चौकोर संदूक पर पड़ी तो क्या देखती है कि वहां जमीन की सारी तस्वीर दिखाई दे रही है, यानी जजीरा और समुंदर का किनारा और दरख्त और टीले सब कुछ नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। मारिया उठकर शीशे के पास खड़ी हो गई और गौर से जमीन दूर होने का मंजर देखने लगी। ऐसा मंजर उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। चांदनी रात में जजीरे के दरख्त और समुंदर की लहरें सब नजरों से दूर होती जा रही थी। मारिया पर एक खौफ सा तारी हो गया। ना जाने यह आसमानी मखलूक उसे कहाँ लिए जा रही थी। जजीरा उससे दूर होता जा रहा था, जमीन उससे दूर होती जा रही थी, नाग और अंबर उससे दूर होते जा रहे थे। खुदा जाने अब उनसे फिर कब और किन हालात में मिलना होगा। मारिया का खौफ और दहशत से सर चकराने लगा। वो नीम बेहोश सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और उसने आंखें बंद कर ली। नाग और अंबर ने जब अचानक उड़न तश्तरी के शोर की आवाज सुनी तो परेशान से हो गए। नाग ने कहा, कहीं आसमानी मखलूक मारिया को अगवा करके अपने साथ न ले जा रही हो। अंबर भी सोच में पड़ गया क्योंकि ऐसा हो सकता था, लेकिन एक ख्याल बार बार उसके एहसास को झुटला रहा था कि मारिया किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। काश वो एक लम्हे के लिए सोच लेते कि आसमानी मखलूक ने मारिया को देख लिया था। आसमानी मखलूक मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआओं को देखकर उसके खाके को देख सकती थी। अंबर ने कहा, मारिया नजर नहीं आती इसलिए आसमानी मखलूक उसे कभी नहीं अगवा कर सकती। इतने में उन्होंने देखा कि जंगल के जुनूबी दरख्तों में से उड़न तश्तरी आसमान की तरफ बुलंद हुई। आसमान पर सुर्ख और नीली रोशनी फैल गई और फिर ये रोशनी दूर होते होते एक सितारा बनकर रह गई और फिर ये सितारा भी आसमान की वुसअतों में गायब हो गया। दिन चढ़ा तो नाग और अंबर ने मारिया की तलाश का काम फिर से शुरू कर दिया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 बात, यानी मारिया कहीं नजर न आई। सारा दिन मारिया को तलाश करते करते गुजर गया। शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा छा गया और यूं रात भी गुजर गई। इसी तरह 4 रोज गुजर गए। चौथी रात को नाग ने सोचा कि संगमरमर के चबूतरे के पास चलकर गौर से देखना चाहिए कि वहां कहीं मारिया ने कोई निशानी तो नहीं छोड़ रखी। हालांकि दिन में वो कई बार उधर से गुजरा था, मगर रात को यूं ही एक ख्याल उसके दिमाग में बैठ गया कि चलकर एक बार देखो। अंबर गहरी नींद सो रहा था। नाग चुपके से उठा और जजीरे के उस हिस्से की जानिब आ गया जहां संगमरमर का चबूतरा, या यूं कह लीजिए कि उड़न तश्तरियों का लॉन्चिंग पैड बना था। सितारों की रोशनी में संगमरमर का गोल चबूतरा साफ नजर आ रहा था। नाग उसके करीब ही दरख्त से टेक लगाकर खड़ा उसे गौर से देखता रहा। उसका दिल कह रहा था कि मारिया इस जगह से अगवा की गई है। चबूतरे पर आकर उसने झुककर बड़े गौर से एक एक शय को देखना शुरू कर दिया। देखते देखते वो चांदी के गोलों पर भी आ गया। एक गोले को उसने देखा कि उसमें से बहुत मध्यम मध्यम सी सफेद शुआएं निकल रही हैं। उसने उस गोले पर हाथ रखकर उसे जरा सा दबाया ही था कि चबूतरे की एक जानिब से हल्के से शोर के साथ पत्थर की सील परे हट गई। नाग दम बखुद होकर रह गया। उसे खुशी भी बहुत हुई, जैसे मारिया के अगवा का सुराग मिल गया हो। जहां से पत्थर की सील हटी थी वहां जमीन के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी। नाग आगे बढ़ा ही था कि उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने सोचा उसे इंसानी रूप में हरगिज अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। दरख्त के करीब आकर नाग ने जोर से सांस भरा और जब फुंकार मारकर सांस छोड़ा तो वह सफेद रंग का एक खूबसूरत सांप बन गया था। नाग ने आगे की जानिब रेंगना शुरू कर दिया। रेंगते रेंगते वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सांप की आंखों से उसने देखा कि उसे वहां एक शानदार हॉल कमरा नजर आया जिसमें दीवारों के साथ गोल गोल अलमारियां सी लगी थीं जिनमें अजीबोगरीब किस्म के आलात रखे थे। वो फर्श पर रेंगता हुआ दीवार के पास आ गया। उसे कमरे में एक जानिब दरवाजा सा खुलता नजर आया। वो ठिठक गया। क्या देखता है कि दरवाजे में 2 आसमानी आदमी नमूदार हो गए। उनके जिस्म दुबले पतले थे और सफेद चांदी की तरह चमक रहे थे। हर एक के सर के बीच में से सींग निकला हुआ था। माथे पर एक आंख थी जो सुर्ख थी। उनके सर अनार की तरह के थे। हाथों में सफेद चांदी जैसा एक छोटा सा हथियार था। उसे अंबर की बातें याद आने लगी। जरूर यही वो मुहलिक हथियार था जिसमें से ये लोग शुआ फेंक कर इंसान को हलाक कर देते थे। नाग वहीं अपनी जगह पर खामोश फर्श पर लेटा रहा। नाग ने महसूस किया कि आसमानी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी शुआई बंदूक का रुख सांप की तरफ कर दिया। नाग को एहसास हुआ कि वो फंस गया है, क्योंकि मौत की शुआ से वो सांप बनकर भी नहीं बच सकता था। इससे पहले कि आसमानी मखलूक की बंदूक से शुआएं निकलकर नाग को भस्म कर देती,
उसने जोर से फुंकार मारी और इंसान की शक्ल में उनके सामने आ गया। आसमानी मखलूक डरकर एक एक कदम पीछे हट गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी सांप को इंसान की शक्ल इख्तियार करते ना देखा था। ये एक हैरान कर देने वाली बात थी जो उनकी आंखों के सामने हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की जानिब ताज्जुब से देखा और फिर तेज तेज आवाज में कुछ बातें की। नाग ने उनसे कहा, मैं अपनी बहन मारिया की तलाश में यहाँ आया हूँ। आसमानी मखलूक ने आगे बढ़कर नाग को पकड़ लिया। नाग ने महसूस किया कि उसके जिस्म में हल्की हल्की शुआएं सरायत कर रही हैं। उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो बेहोश हो गया। आसमानी मखलूक ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर शीशे के बने हुए एक ऊंचे लंबे ताबूत में बंद कर दिया, ताकि अगर ये फिर से सांप भी बन जाए तो ताबूत से बाहर न निकल सके। ताबूत में इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी कि एक ज़मीनी इंसान उसमें कम से कम 1 महीने तक जिंदा रह सकता था। उस रात अंबर को भी बड़ी गहरी नींद आई, शायद इसलिए कि वो जजीरे में दिन भर की दरबदरी के बाद थक गया था। सुबह उठकर देखा कि नाग भी गायब है। उसने सोचा शायद जंगल में सैर वगैरह करने निकल गया हो। गार से निकलकर जजीरे में उसकी तलाश शुरू कर दी। दोपहर तक उसे तलाश करता रहा। उसे जगह जगह आवाजें भी दी, मगर नाग वहां होता तो जवाब भी देता। उसका कहीं जजीरे पर नामो निशान तक न था। थक हार कर अपने गार में आकर बैठा रहा। सोच में पड़ गया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। पहले मारिया गायब हो गई और अब नाग भी गायब हो गया। आखिर ये लोग कहाँ और कैसे गुम हो गए? यही सोच सोचकर अंबर का दिमाग खोलने लगा। वो उठकर समुंदर के किनारे आया, मुंह हाथ धोकर दरख्तों पर से कुछ फल तोड़कर खाए, तालाब का ठंडा पानी पिया और समुंदर के किनारे किनारे ठंडी रेत पर नंगे पांव सैर करने और सोचने लगा कि नाग और मारिया को अब कहाँ तलाश किया जाए। अचानक जो उसकी निगाह समुंदर की तरफ गई तो क्या देखता है कि एक बादबानी जहाज दूर से जजीरे की तरफ बढ़ा चला रहा था। अंबर तो उसी जगह दम बखुद सा होकर खड़ा हो गया। ये जहाज किसका हो सकता है और इधर क्या करने आ रहा है? कहीं ये बहरी डाकुओं का जहाज तो नहीं है? इस ख्याल के आते ही अंबर को अपने खजाने का ख्याल आ गया, मगर वो तो बिल्कुल महफूज था। इसके अलावा अगर ये सारे डाकू भी अंबर पर टूट पड़े तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उल्टा उसके हाथों एक एक करके मौत की आगोश में पहुंच सकते थे। बहरहाल वो एक टीले की ओट में हो गया। वो उन जहाज वालों पर अपना आप यूं ही जाहिर नहीं करना चाहता था। वो पहले ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और इस बेआबाद जजीरे पर क्या करने आ रहे हैं। जहाज करीब से करीबतर हो रहा था। अंबर टीले के ऊपर एक ऐसी जगह पर आकर ओट में होकर बैठ गया जहां से उसे साहिल समुंदर का मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जहाज ने किनारे पर आकर बादबान लपेट दिए और लंगर डाल दिया। अब तो अंबर ने एक ही पल में उन लोगों के सर पर बंधे हुए सुर्ख रुमालों, कानों के बालों और वैसी चेहरों और ऊंची ऊंची आवाज वाली फजूल बातों से साफ पहचान लिया कि ये सारे के सारे जुराइम पेशा अफराद बहरी डाकू हैं। वो टीले की ओट में पत्थरों पर बैठा बड़े सुकून के साथ बहरी डाकुओं को जहाज पर से एक बड़ी सी कश्ती में समुंदर में उतरते देख रहा था। ये कश्ती काफी बड़ी थी। जब ये समुंदर में रुक गई तो रस्सों की मदद से डाकू उसमें कूद गए। उनके पास चमकदार खंजर थे और वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। जहाज के अर्शे पर उनका कप्तान खड़ा था। उसने सर पर स्याह रुमाल बांध रखा था और कानों में सफेद असली मोती चमक रहे थे। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। डाकुओं की कश्ती के बाद एक और कश्ती समुंदर में उतारी गई। उस कश्ती में स्याह रंग का एक गोल संदूक रखा गया और उसके बाद कप्तान भी चंद डाकुओं के साथ उसमें उतर कर बैठ गया। अंबर फौरन समझ गया कि ये लोग जजीरे में किसी महफूज जगह पर अपना खजाना जमा करने आ रहे हैं। बहरी डाकुओं का यह दस्तूर हुआ करता था कि जब उनके पास लूट मार का बहुत सा खजाना जमा हो जाता तो वो उसे संदूक में डालकर किसी गुमनाम से जजीरे पर ले जाकर दफन कर दिया करते थे। जहाज का कप्तान उस मुकाम का एक नक्शा चमड़े पर बनाकर अपने पास रख लेता था। जब कभी उसे खजाने की जरूरत पड़ती तो वो उसी नक्शे की मदद से जजीरे पर आकर अपना खजाना वापस निकाल लेता। अक्सर ऐसा भी होता था कि कप्तान उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देता जिनको मालूम होता था कि खजाना जजीरे में किस जगह दफन है, बल्कि कप्तान उन लोगों को भी उसी गड्ढे में खजाने के साथ ही दफन कर दिया करता था। डाकुओं की दोनों कश्तियां साहिल पर आकर रुक गईं। उन्होंने कश्तियों को रेत पर खींच लिया और कप्तान के हुक्म का इंतजार करने लगे। डाकू बड़े खुश थे और जजीरे के दरख्तों की तरफ देख देख कर कहके लगा रहे थे और मुंह से जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे। कप्तान ने अपना तलवार वाला हाथ फिजा में बुलंद किया। सारे डाकू खामोश हो गए। 2 डाकू ने खजाने का संदूक अपने कंधों पर उठाया और कप्तान के साथ एक तरफ चल पड़े। मालूम होता था कि कप्तान इससे पहले भी जजीरे पर आ चुका था। वो यूं चल रहा था जैसे ये रास्ते उसके जाने पहचाने हों। एक जगह दरख्तों के झुंड में वो रुक गया। उसने तलवार से इशारा किया। डाकू ने खजाने का संदूक जमीन पर रख दिया और बेलचों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर एक गहरा गड्ढा बन गया।
अंबर टीकरी पर दरख्तों की ओट में छुपा यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। सामने आकर उनसे ख्वामखा लड़ाई झगड़ा मोल लेने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे उनके खजाने से भी कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसका अपना खजाना उसके लिए एक मुसीबत बना हुआ था। कप्तान ने खजाने को ज़मीन में उतरवाकर ऊपर से गढ़ा मिट्टी से भरवा दिया। फिर उसने खुद उस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रख दिया और अपने सीने पर बंधे हुए थैले में से चमड़े का एक नक्शा निकालकर उस पर खंजर से चंद आड़ी तिरछी लकीरें डाल दी। डाकू ने कप्तान की जिंदगी और सेहत के लिए खुशी से नारे लगाए। उनके शोर से दरख्तों पर बैठे परिंदे डर के मारे उड़ गए। अब उन्होंने वहां आग जला ली। जहाज पर दूसरे डाकू भी कश्ती में बैठकर वहां आ गए और उन्होंने आग पर सालम बकरे भूनने शुरू कर दिए। वो हंस हंस कर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और रेत पर कलाबाजियां लगा रहे थे। अंबर खामोश टीकरी पर झाड़ियों के पास बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। उसका दिल मारिया और नाग से बिछड़ जाने पर बड़ा उदास था और वो यही सोच रहा था कि उन्हें किस जगह तलाश किया जाए। अगर वह जजीरे पर उसके साथ मौजूद होते तो बड़ी आसानी से बहरी डाकुओं के इस जहाज पर कब्जा किया जा सकता था। फिर वह बड़े इत्मीनान से अपना भी खजाना साथ लेकर इस जजीरे को अलविदा कह सकते थे। लेकिन अब अंबर वहां से कैसे जा सकता था? वो इस जजीरे पर रहकर पूरी तफ्तीश करना चाहता था कि नाग और मारिया कहाँ गायब हो गए और कौन लोग अगवा करके ले गए हैं। सूरज गरूब हो रहा था। अंबर टीकरी से नीचे उतर आया। उसे दूर समुंदर के किनारे पर बहरी डाकुओं के शोरगुल और कहकों की आवाजें आ रही थीं। वो दिल में नाग और मारिया का ख्याल लिए बोझल कदमों से चलता हुआ अपने गार में आकर बैठ गया। एक बार उसके जहन में ख्याल आया कि वो क्यों ना डाकुओं के जहाज पर कब्जा कर ले, ताकि जब मारिया और नाग उसे मिल जाएं तो वो उसमें सवार होकर जजीरे से निकल जाए। लेकिन सवाल ये था कि क्या खबर मारिया और नाग कहाँ हैं और वो उसे कब और किन हालात में मिलेंगे। शाम को अंबर ने गार में रखे हुए कुछ फल खाए, पानी पिया और लेट गया। वो अपनी फैसला कुन मुहिम कल सुबह से शुरू करना चाहता था। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद उसको नींद आ गई और वो सो गया। अब क्या हुआ कि रात जरा गहरी हो गई तो आसमान पर एक जानिब से नीली और सुर्ख रोशनी नमूदार हुई। उस वक्त कुछ डाकू रेत पर सीधे लेटे सो रहे थे। कुछ डाकू भुना हुआ गोश्त तोड़ तोड़ कर वैश्यों की तरह खा रहे थे और आपस में ठट्ठा मखौल कर रहे थे। कप्तान आरामदेह बिस्तर पर लेटा, सर तकिए पर रखे, आंखें बंद किए कोई पुराना समुद्री गीत गुनगुना रहा था। जिस डाकू ने सबसे पहले उस रोशनी को आसमान से उतरते देखा तो पहले तो उसे देखता ही रह गया। उसमें इतनी सकत न रही कि वो अपने दूसरे साथियों को बता सके कि वो क्या देख रहा है। इतने में एक और डाकू ने देखा कि आसमान से एक चमकदार गोल शय अजीब शोर के साथ नीली और सुर्ख रोशनी फेंकती हुई जजीरे के जनूब की तरफ जा रही है। उसने शोर मचा दिया। अब सब डाकू आसमान की तरफ देखने लगे। उड़न तश्तरी को देखकर एक बार तो कप्तान भी दंग रह गया। वो कश्ती में उठकर बैठ गया, फिर कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। सारे डाकू भागकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। एक डाकू बोला, सरदार ये क्या शय जजीरे में उतर रही है? सरदार ने कहा, ये कोई सितारा है। दूसरा बोला, नहीं सरदार, आसमान से देवता लोग जमीन पर आ रहे हैं। तीसरा डाकू बोला, क्यामत आने वाली है। सब चीख पड़े, क्यामत? भागो भागो, क्यामत आ गई। डाकुओं के कप्तान ने चीख कर कहा, खामोश, रुक जाओ बदबख्त शैतानों, मुझे कुछ सोचने दो। सारे डाकू सहम कर रुक गए और सरदार कप्तान के इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे सोचते हुए देखने लगे। रोशनी दरख्तों के पीछे जाकर छुप गई थी। अब शोर रुक गया था, मगर उड़न तश्तरी के गुंबद के ऊपर से जो सुर्ख रोशनी निकल रही थी उसने दरख्तों के ऊपर आसमान को सुर्ख कर दिया था। डाकुओं का कप्तान बड़ा खुदसर और जिद्दी आदमी था। उसने हुक्म दे दिया कि वहां चलकर मालूम किया जाए कि ये कौन लोग हैं और क्या ये हमारे खजाने की तलाश में तो नहीं आए। सारे डाकू उसके हुक्म के मुताबिक खामोशी से जिधर से रोशनी आ रही थी उधर चल पड़े। वो दिल ही दिल में डर रहे थे, गिरते पड़ते सहमे सहमे से। जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां संगमरमर का चबूतरा था तो उड़न तश्तरी को खड़े देखकर कई एक चीख मारकर पीछे हट गए। कप्तान भी अपनी जगह पर खड़ा उड़न तश्तरी में से निकलती सुर्ख रोशनी को देखता रहा। ये क्या चीज है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन हर एक के जहन में यही एक सवाल था। उड़न तश्तरी वालों ने भी डाकुओं को देख लिया था। उन्होंने तो जमीन पर उतरते हुए डाकुओं के बहरी जहाज को भी देख लिया था और उन्हें जजीरे पर उन लोगों की मुदाखलत बुरी लगी थी। अब एक अहमक डाकू के दिल में जाने क्या ख्याल आया कि उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उड़न तश्तरी पर दे मारा। पत्थर तश्तरी की दीवार से लगकर नीचे गिर पड़ा। उसकी देखा देखी दूसरे डाकू ने भी उड़न तश्तरी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक उस उड़न तश्तरी या खलाई जहाज की खिड़की खुली और एक सीढ़ी अपने आप बाहर निकली और दरवाजे पर दो खलाई इंसान चांदी जैसे लिबास में मलबूस हाथों में शुआई पिस्तौल लिए खड़े नजर आए। डाकू एक पल के लिए दम बखुद से हो गए। उन्होंने जब एक ऐसी मखलूक को देखा जिसके सर पर सींग निकला था
माथे पर एक ही आंख थी और टांगे सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसी थी, तो खौफ और दहशत के मारे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने चीख कर कहा, ये देवता नहीं शैतान है, इन्हें ख़त्म कर दो। और इसके साथ ही डाकू ने खलाई इंसानों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दोनों इंसान बड़े इत्मीनान से खलाई जहाज के दरवाजे पर खड़े थे। पत्थर उनके कदमों पर गिर रहे थे। वो बड़े सुकून के साथ सीढ़ी पर से उतरकर जरा आगे आ गए। डाकू जरा पीछे हटे और उन्होंने संगबारी शुरू कर दी। पत्थर खलाई इंसानों से टकराकर दूर गिर रहे थे और उनको कोई चोट नहीं लग रही थी। शायद अब खलाई इंसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उन्होंने शवाई पिस्तौल से फायर कर दिए। पिस्तौल में से तेज सफेद शुआने निकलकर बैक वक्त 2 डाकुओं को जलाकर भस्म कर दिया। देखते देखते कितने ही डाकू मर गए। बाकी डाकू जहाज की तरफ भागे, लेकिन खलाई इंसान उनका पीछा कर रहे थे। डाकू अभी कश्तियों पर ही सवार हो रहे थे कि उन्होंने उन पर शुआएं फेंक दी। एक धमाका हुआ और दोनों कश्तियों में आग लग गई। कप्तान ने समुद्र में छलांग लगा दी और वो अपने जहाज पर चढ़ गया। अभी उसने लंगर उठाकर बादबान खोले ही थे कि किनारे पर खड़े दोनों खलाई इंसानों के पिस्तौलों से बैक वक्त मुहलिक शुआएं निकली और जहाज से टकराईं। जहाज को एक धमाके के साथ आग लग गई। इस धमाके की आवाज़ ने अंबर को जगा दिया। वो जल्दी से गार से बाहर आया। क्या देखता है कि समुद्र में डाकुओं के जहाज में आग लगी है। जुनूब की तरफ देखा तो आसमान पर सुरख रोशनी हो रही थी। वो समझ गया कि उड़न तश्तरी वालों ने जजीरे पर आकर बहरी डाकुओं के जहाज को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ होकर वो खामोश खड़ा जहाज को जलते और गर्क होते देखता रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। थोड़ी देर बाद जहाज जल बुझकर समुद्र में गर्क हो गया और जजीरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। अंबर गार में आकर घास के बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसने दिल में एक फैसला कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। खलाई जहाज रात के पिछले पहर किसी वक्त जा चुका था। अंबर को जगह जगह बहरी डाकुओं की जली हुई राखशुदा लाशें जमीन पर पड़ी मिली। ये लाशें कुछ इस बुरी तरह जल गई थी कि इनकी हड्डियां भी राख बन गई थी। खलाई इंसानों की बंदूक में इस कदर गर्मी थी कि हड्डियों का गुद्दा तक जलकर राख हो गया था। यह भी जिंदगी का एक अनोखा तजुर्बा था जो अंबर उस वक्त कर रहा था। नाक का कहीं निशान तक न मिला। पहले मारिया गुम हुई, अब नाक गुम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं मारिया के बाद अगवा करके खलाई मखलूक अपने सितारे पर ले गई हो। ऐसा हो सकता है। अंबर साहिल समुंदर पर आ गया। यहाँ बहरी डाकुओं की मजीद लाशें राख बनी रेत पर पड़ी थी। उनका जहाज जलकर डूब चुका था। हैरत की बात थी कि 2 दिन के अंदर अंदर जजीरे के साहिल पर खड़े 2 जहाज आग की नजर हो गए थे। डाकुओं की दोनों कश्तियां भी आग ने तबाह करके समुंदर में बहा दी थी। रेत के किनारे पर बहरी डाकू ने रात को जो आग जलाई थी उसकी जली बुझी लकड़ियां अभी तक वैसे ही पड़ी थी। अंबर किसी गहरी सोच में गुम जजीरे में इधर उधर घूमता फिरता रहा। उसने रात यही फैसला किया था कि सुबह उठकर वो खलाई जहाज के अंदर जाकर हालात मालूम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो लोग रात को गायब भी हो सकते थे। शाम हो गई। अंबर ने थोड़े बहुत फल दरख्तों से तोड़कर खाए। गार में आकर लेट गया। रात गहरी हो गई तो सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह सूरज की किरणों ने गार के दरवाजे पर आकर रोशनी की तो अंबर की आंख खुल गई। उसने नदी पर जाकर गुस्ल किया और एक बार फिर संगे मरमर के चबूतरे की जानिब चल पड़ा। अभी वो चबूतरे से दूर ही था और एक जगह टीले का मोड़ घूम रहा था कि एक खंजर खटाक से आकर उसकी कमर में पैवस्त हो गया। अंबर ने घूमकर देखा। जरा ही दूर एक दरख्त की ओट में एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। अंबर समझ गया कि यह बहरी डाकू है। खुशकिस्मती से बच गया है और अब उसे मारने की फिक्र में है। अंबर ने बड़े आराम से अपनी पीठ में से खंजर खींचकर निकाला और जेब में उड़स लिया। अब बहरी डाकू ने तलवार सौंत ली और अंबर की तरफ हमला करने लगा। अंबर दिल में हंस पड़ा कि अजीब पागल आदमी है, अभी इसका गुलाम बना होगा। अंबर ने कहा, ए अहमक इंसान, अपनी तलवार वापिस पेटी में ही लगा ले। तू मेरा बाल भी बीका ना कर सकेगा, उल्टा मेरे हाथों से नाहक कत्ल हो जाएगा। बहरी डाकू ने तलवार लहराते हुए कहा, मैं तुझे कत्ल करके तेरे कपड़े उतारकर खुद पहनूंगा और फिर तुझे आग पर भूनकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। अंबर ने कहा, बेवकूफ अहमक, क्या इस जंगल के सारे फल खत्म हो गए हैं? डाकू बोला, नहीं, मैं तुझे जरूर हलाक करूंगा, नहीं तो तू मुझे मार डालेगा। अंबर उसे समझाता रहा कि वह आसमानी मखलूक नहीं है, लेकिन बहरी डाकू की समझ में खाक भी ना आया। उसने तलवार से अंबर पर हमला कर दिया। तलवार का पहला वार अंबर ने अपने हाथ पर लिया। तलवार उसके हाथ से टकराकर वापस चली गई। डाकू कुछ हैरान सा हुआ। दूसरा बार उसने अंबर की गर्दन पर किया। अंबर ने कोई हरकत ना की। तलवार अंबर की गर्दन से टकराकर टूट गई। अब तो बहरी डाकू को नानी याद आ गई। उसने खंजर उसकी गर्दन पर चबोते हुए कहा, अब बता अहमक, अगर मैं तुझे हलाक कर दूं तो तू क्या करेगा? बहरी डाकू पहले ही दहशत ज़दा था, अब तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो अंबर के कदमों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला,
ए आसमानी इंसान, मुझे माफ़ कर दे। अंबर ने कहा, अरे बेवकूफ़, मैं पहले भी तुझे बता चुका हूँ कि मैं आसमानी इंसान नहीं हूँ। डाकू बोला, फिर मेरी तलवार का तेरे जिस्म पर क्यों असर नहीं हुआ? अंबर बोला, इन बातों को तू नहीं समझ सकेगा। बहरहाल जिस खलाई इंसान की तलाश में तू निकला है उसकी तलाश मुझे भी है, क्योंकि वो लोग अगर तुम्हारे जहाज को तबाह बर्बाद करके तुम्हारे साथियों को हलाक कर गए हैं तो मेरी एक बहन और भाई को अगवा करके साथ ले गए हैं। डाकू की आंखें खुल गई। क्या आसमान पर अपने साथ ले गए हैं? क्या ये लोग देवता हैं, सितारों में रहते हैं? उनके पास नालियां थी जिनमें से सूरज से भी ज्यादा गर्म शोले निकलकर हर शय को भस्म कर रहे थे। क्या तुमने उन्हें देखा है भाई? मैंने खुद उन्हें देखा है। अपने भाइयों को उनकी आग में अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखा है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो भागकर एक गड्ढे में छुप गया, नहीं तो मैं इस वक्त जजीरे की रेत पर राख बना पड़ा होता। अंबर ने सोचा कि ये क्या एक अहमक सा आदमी पल्ले पड़ गया है, ख्वाम का उसका वक्त ही जाया करेगा। मगर अब तो उसे छुटकारा भी मुमकिन न था। उस डाकू ने अंबर पर सवालों की बौछार कर दी। अगर तुम आसमानी इंसान नहीं हो तो फिर तुम पर तलवार का असर क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हारे जिस्म में हमारी तरह लाल लाल खून नहीं है? तुम्हारे जिस्म में खंजर ने जख्म क्यों नहीं डाला? अंबर उसके इन सवालों से परेशान हो गया। उसने तंग आकर कहा, भाई डाकू, अगर तुमने ये बकबक बंद ना की तो मैं तुम्हें खरगोश बनाकर समुंदर में फेंक दूंगा। डाकू डर गया और बोला, ना भाई ना, मुझे खरगोश ना बनाना। मैं आसमानी लोगों से बहुत डरता हूँ। तुम आसमानी इंसान हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। जजीरे पर उन्हें 2 रोज गुजर गए। ताज्जुब की बात थी कि अंबर को संगमरमर के चबूतरे पर वो चांदी का गोला दिखाई ना दिया जिसमें से हल्की हल्की बिजली की लहरें निकल रही थीं और जिसे जरा सा दबाने से संगमरमर की एक सिल अपनी जगह से हटकर तय खाने को जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता खोल देती थी। आखिर अंबर ने उस जजीरे से जाने का फैसला कर लिया। उसका ख्याल था कि वो किसी दूसरे शहर जाकर सारे खजाने को बेचकर एक शानदार बहरी जहाज खरीदे और फिर बहुत से साजो सामान के साथ वापस इस जजीरे पर आकर इन खलाई जहाज वालों से मुकाबला करके इन्हें जेर करने की कोशिश करे और नाग और मारियो को बरामद करे। बहरी डाकू ने अपने कप्तान का खजाना भी जमीन से खोदकर निकाल लिया था। अंबर ने उसे अपने खजाने का संदूक भी दिखा दिया। डाकू उस खजाने को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अंबर के खजाने के जवाहरात, अशरफियां और हीरे बड़े सुच्चे, नायाब और इंतहाई कीमती थे। आखिरकार अंबर और डाकू ने मिलकर एक दरख्त काटा और उसकी कश्ती बनानी शुरू कर दी। मारिया को खलाई मखलूक ने अपने सितारे पर ले जाकर एक किले के सबसे ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया था और उस पर तजुर्बात करने की तैयारियां कर रहे थे। जमीन की फिजा से निकलकर जब खलाई जहाज कायनात की खला में दाखिल हुआ तो मारिया चकरा कर रह गई थी। कोठरी की दीवार के शीशे में से उसने देखा कि बाहर सितारे ही सितारे चमक रहे हैं। आसमान काला स्याह हो गया है और कई चमकदार सितारे उसके खलाई जहाज के करीब से होकर पीछे गुजर जाते हैं। आखिर उनका खलाई जहाज एक ऐसे सितारे की फिजा में दाखिल हुआ जिसने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जहाज को एक झटका सा लगा और फिर उसने बड़े सुकून से सितारे की जमीन पर उतरना शुरू कर दिया। मारिया शीशे के साथ लगी बाहर का मंजर देख रही थी। जमीन पर उसे कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सहरा या छोटे छोटे स्याह काले पहाड़ उभरे थे। जमीन पर स्याह रेत बिछी थी। आसमान भी स्याह था। कहीं कहीं सफेद सितारे चमक रहे थे। वहां रात का वक्त था। खलाई जहाज एक बुलंद पहाड़ी की चोटी पर जाकर रुक गया। मारिया को चांदी की जंजीरों में जकड़कर खलाई जहाज से निकालकर बाहर लाया गया तो उसने महसूस किया कि उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। वो खांसने लगी। फौरन ही उसे एक गोल कार में बिठा दिया गया। उसका सांस ठीक हो गया। यहाँ खलाई इंसान भी मास्क पहने फिर रहे थे। हाथ जहाज या गाड़ी के अंदर उन्हें मास्क की जरूरत नहीं पड़ती थी। मारिया को लेकर वो लोग पहाड़ी वाले महल के सबसे ऊपर के बुर्ज में आ गए। यहाँ उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। रात को उसे खाने पर किसी जानवर का भुना हुआ गोश्त और पानी दिया गया। गोश्त का जायका बगैर नमक के था और पानी भी खारा था। उसमें भी जैसे ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि वो भारी था। मारिया ने जहर मार कर लिया। क्या करती? उसे सख्त भूख और प्यास लगी थी। मारिया को अंबर और नाग का फिक्र खाया जा रहा था कि वो जब सोकर उठेंगे तो उसे गार में मौजूद ना पाकर किस कदर परेशान होंगे। उसे क्या खबर थी कि दूसरे खलाई जहाज में नाग भी उसके पीछे ही पहुंचने वाला है। नाग को जिस जहाज में एक ताबूत के अंदर बंद किया गया था वो उसे लेकर जमीन की फिजाओं में से निकलकर सितारे की फिजा में दाखिल हुआ तो नाग ने भी एक झटका सा महसूस किया। ताबूत के चारों तरफ बड़े मजबूत किस्म की शीशे की दीवार थी। वो कोशिश के बावजूद उसे हिला नहीं सका था। वो समझ गया था कि आसमानी मखलूक उसे किसी दूसरे सितारे पर ले जा रही है। अब तो अगर कुछ हो सकता था तो सितारे पर पहुंचकर ही हो सकता था। खलाई जहाज अपने सितारे की जमीन पर आकर पहाड़ी की चोटी पर रुक गया। नाग के ताबूत को उठाकर उसी महल की 4 दीवारी में एक दूसरे बुर्ज में कैद कर दिया गया। ये सितारा जहां ये मखलूक आबाद थी हमारी जमीन से करोड़ों मील के फासले पर वाक़ था। खलाई जहाज लाखों मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करता हुआ वहां पहुंचा था। इस सितारे का नाम जुपिटर था और यहाँ जो लोग आबाद थे
उनके माथे पर सिर्फ एक आंख थी, सर पर एक सींग था, जिस्म पर चांदी की खाल मुंडी थी। उनकी आवाज़ गुलहरी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। लाखों बरस के बाद इस सितारे पर भी ऑक्सीजन गैस खत्म हो रही थी। पानी कहीं कहीं रह गया था। दरख्त बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो गए थे। जानवरों में से सिर्फ हिरन की किस्म का एक जानवर सहरा की स्याह रेत में कहीं कहीं पाया जाता था। इस सितारे की असल मखलूक अरसा हुआ खत्म हो गई थी। ये एक आंख वाली मखलूक किसी दूसरे सितारे से आकर यहाँ काबिज हो गई थी। इन लोगों ने सितारे की पहली बची खुची मखलूक को खाकर खत्म कर दिया था। अब इन लोगों को अपनी साइंस के जरिए मालूम हुआ कि ज़मीन पर जो इंसान आबाद हैं उनके खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। चुनाचे उन्होंने ज़मीन पर से कुछ इंसानों को अगवा करके ऊपर अपने सियारे में लाने की स्कीम तैयार की। उसी मंसूबे के तहत उन्होंने जजीरे के जंगली लोगों को हलाक करके उनकी लाशों को संगमरमर के चबूतरे वाले ज़मीनी तहखाने में रखा। वहाँ उनके जिस्मों से सारा खून निकालकर ऑक्सीजन अलग सिलेंडरों में डाली और ऊपर अपने सियारे में ले आई। यही वो लाशें थीं जिन्हें मारिया ने जजीरे पर चबूतरे के तहखाने में देखा था। अब जो उन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान भी जजीरे पर है जो जिस किस्म की शक्ल चाहे इख्तियार कर सकता है, तो उसे भी पकड़कर ऊपर ले आए। मारिया के बारे में जब उन्हें मालूम हुआ कि वो गायब हो सकती है और सिर्फ उसके जिस्म से निकलने वाली शुआओं से उसे पहचाना जा सकता है, तो उन्होंने मारिया को भी कैद कर लिया और ऊपर अपने सितारे पर ले आए। इस सितारे पर एक सरदार की हुकूमत थी जिसने पहाड़ वाले महल में अपना शानदार मस्कन बना रखा था। यहाँ पर बेशुमार मशीनें लगी थी जिनकी मदद से दूसरे सितारों पर परवाज करने वाले खलाई जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता था। सरदार ने जजीरे के वैशी इंसानों के खून को पसंद किया था। उसने हुक्म दे दिया था कि अनकरीब बहुत से खलाई जहाज़ों के साथ ज़मीन पर हमला किया जाए और ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसानों के जिस्मों से खून और ऑक्सीजन निकालकर सिलेंडरों में भरकर ऊपर लाई जाए ताकि वो सितारे पर ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकें। उनके हिसाब के मुताबिक ज़मीन पर बसने वाले एक इंसान के जिस्म में इतना खून और ऑक्सीजन मौजूद थी कि जुपिटर सितारे पर रहने वाले खलाई इंसान उसे पीकर 100 साल तक बड़ी आसानी से जिंदा रह सकता था। यानी अगर ये सितारे की मखलूक ज़मीन के 1 लाख इंसानों के जिस्मों से ऑक्सीजन और खून निकालकर अपने सितारे पर ले आए, तो जुपिटर की मखलूक बड़ी आसानी से 1000 बरस तक जिंदा रह सकती थी और इस अरसे में वो ऑक्सीजन का कोई ना कोई नेमुल बदल तलाश कर सकती थी। ये था जुपिटर के रहने वालों का मंसूबा, जिसका किसी को इल्म न था। ये लोग ज़मीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने जजीरे पर अपना एक खलाई अड्डा और तजुर्बागाह कायम कर रखी थी। मारिया को खलाई इंसानों ने अभी अपने बुर्ज में कैद कर रखा था। वो सबसे पहले नाग पर तजुर्बा करना चाहते थे कि उसके जिस्म में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी मदद से वो जब चाहे और जिस रूप में चाहे अपने आप को तब्दील कर सकता है। सितारे के सरदार को जब नाग की खुफिया ताकत का इल्म हुआ तो वो खुद बुर्ज के कैद खाने में उसे देखने आया। नाग शीशे के ताबूत में पड़ा था। सरदार के सर पर ताज था जिसमें से बेशुमार सींग निकले हुए थे। उसकी सुरख आंखें चमक रही थीं और सफ़ेद लिबास में से जैसे शुआएं बाहर निकल रही थीं। उसने झुककर नाग को गौर से देखा और फिर हाथ के इशारे से अपने मुलाजमों को कुछ हुक्म दिया। खलाई इंसान नाग की ताबूत को लेकर पहाड़ के अंदर वाली एक तजुर्बागाह में आ गए। यहाँ संगमरमर की छत के नीचे एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे पर ताबूत रख दिया गया। ऊपर छत पर एक गोल दायरा बना था जिसमें कई बल्ब रोशन थे। दीवार के साथ साथ बेशुमार गोल गोल डायल बने थे जिनमें सुरख और स्याह सुइयां लगी थी। नाग समझ गया कि अब खैर नहीं है। ये लोग उस पर कुछ इस किस्म की शुआएं डालेंगे कि वो उनकी गर्मी से जलकर भस्म हो जाएगा। ताबूत के ऊपर लहरों की शक्ल में रंगदार रोशनी चक्कर खाने लगी। डायलों की सुइयां गर्दिश करने लगी। खलाई इंसान ताबूत से हटकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद नाग ने महसूस किया कि ताबूत गर्म होता जा रहा है। उसको अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। उसने हाथ के इशारे से मशीन को रोक देने को कहा, मगर उसकी भला कौन सुनता। अब नाग के जिस्म से भी शुआएं सी निकलना शुरू हो गईं। उसने महसूस किया कि जैसे उसके हलक में कोई गरम गरम सी सियाल शय अंदर जा रही है। उसका दम घुटना शुरू हो गया और फिर उस पर बेहोशी तारी हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो उसी जगह ताबूत में बंद पड़ा है। छत के बल्ब बुझ चुके थे। नाग ने गर्दन घुमाकर देखा। तजुर्बागाह बिल्कुल खाली पड़ी थी। ताबूत के अंदर उसका दम घुट रहा था। वो समझ गया कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। अगर अब भी उसने हिम्मत से काम ना लिया तो ये लोग अपना तजुर्बा करते हुए उसे हलाक कर देंगे। उसने आंखें बंद कर ली और सोचना शुरू कर दिया। इस ताबूत से निकलने की एक ही सूरत थी कि वो किसी बहुत बड़े ताकतवर जानवर का रूप बदल ले। जब ताबूत से बाहर आए तो फिर चाहे छोटा सा सांप बनकर तजुर्बागाह में किसी जगह छुप जाए और मौका मिलते ही वहां से फरार हो जाए। तजुर्बागाह में कोई खलाई इंसान नहीं था। उसने आंखें बंद की, जोर से एक फुंकार मारी और हाथी बन गया। हाथी बनते ही एक चनाके के साथ शीशे का ताबूत टूटकर रेजा रेजा हो गया और नाग ताबूत से बाहर हाथी की शक्ल में खड़ा होकर झूमने लगा। अब उसे खतरा था कि खलाई इंसान शोर सुनकर आ गए तो वो बड़ी आसानी से उसे अपनी शुआओं वाली बंदूक से भस्म कर सकते हैं। नाग ने एक बार फिर अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से फुंकार मारी।
और बहुत ही छोटे से स्याह रंग के सांप की शक्ल में जमीन पर रेंगने लगा। फर्श पर रेंगते हुए वो दीवार के ऊपर चढ़ गया और फिर गोल गोल डायलों के पीछे छुपकर बैठ गया। इतने में तजुर्बागाह की दीवार एक जगह से शक हुई और 3-4 खलाई इंसान भागकर अंदर आ गए। उन्होंने जब देखा कि ताबूत टूटकर चिकनाचूर हो गया है और नाग गायब है तो तेज तेज आवाज में बातें करते हुए बाहर को भागे। उनके जाते ही दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया, लेकिन नाग ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो दीवार से उतरकर दरवाजे के पास आया और इससे पहले कि दरवाजा बंद हो वो दूसरे दरवाजे में जा चुका था। उस कमरे में भी किस्म किस्म की मशीनें लगी थीं। नाग जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलना चाहता था। वो दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ एक खुले दरवाजे से निकलकर संगे मरमर की राहदारी में आ गया। यहाँ उसने जमीन की बजाय छत के साथ साथ रेंगना शुरू कर दिया। राहदारी एक गोल कमरे में जाकर खत्म हो गई। यहाँ एक गोल नाला बाहर को जाता था। नाग उस नाले में से गुजरकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने महसूस किया कि वो पहाड़ की चोटी पर है और नीचे वादी में दिन की रोशनी फैली है। एक जगह खलाई जहाज खड़े हैं जिन पर सुरख रोशनी झिलमिला रही है, जो जमीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। नाग एक सिमत को रेंगते हुए पहाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी सी खो में चला गया। यहाँ बहुत अंधेरा था और ठंडक भी थी। नाग ने सोचा कि ऐसी जगह कुछ अरसे के लिए पनाह लेनी चाहिए ताकि आइंदा के बारे में गौर किया जा सके। नाग ने फैसला किया कि अभी इसी तरह पड़े रहना ही उसके हक में बेहतर होगा। ये एक अजीब सितारा था। अभी दिन था और अभी रात बढ़ गई और चारों तरफ अंधेरे की चादर फैल गई। नाग ने खोमे से बाहर निकलकर देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पहाड़ियों के दरमियान में जो गुंबद से बने हुए थे सिर्फ उनकी सुरख रोशनी जगमगा रही थी। उसे पहाड़ी के इर्द गिर्द वही गुलहरियों जैसी तेज तेज आवाजें सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। गुलहरियों जैसी तेज तेज आवाजें करीब से करीबतर होती गईं और फिर उसकी खो के पास आकर रुक गईं। खलाई इंसान खो के बाहर पहुंचकर रुक गए थे। उनके हालात बता रहे थे कि नाग अंदर ही है। उन्होंने अंदर तेज रोशनी फेंकी। नाग जो कि सांप की शक्ल में था एक पत्थर के नीचे सुराख में छुप गया और अपने ऊपर उसने रेत गिरा दी। उस रेत में दब जाने की वजह से नाग के जिस्म से निकलने वाली रेडियाई शुआएं रुक गई। खलाई इंसानों के हालात भी रुक गए। उनके हालात ने सिग्नल देने बंद कर दिए। वह रोशनी बुझाकर तेज तेज बातें करते आगे निकल गई। उनके जाने के बाद नाग सुराख में से बाहर निकल आया और इत्मीनान का गहरा सांस लेकर गार में इधर उधर तकने लगा। इसके बाद अचानक फिर दिन चढ़ना शुरू हो गया और वादी और पहाड़ों में दिन की सफेद उजली रोशनी फैल गई और हर चीज साफ नजर आने लगी। नाग खो से बाहर आ गया। एक अजीब बात यह देखने में आई कि सूरज की रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है मगर सूरज कहीं भी नजर नहीं आ रहा। शायद वो पहाड़ों की ओट में था लेकिन पहाड़ों का साया भी नहीं था। कुछ अजीबोगरीब किस्म की फिजा थी उस सितारे की। नाग पहाड़ियों के दामन में रेंगने लगा। रेंगते रेंगते वो एक टीले की चोटी पर आ गया। यहाँ उसे एक सुरख रंग का बुर्ज दिखाई दिया जो चोटी के ऊपर बना हुआ था। नाग ने सोचा कि इस बुर्ज में चलकर देखना चाहिए, शायद यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब हाथ आ जाए। नाग सांप की शक्ल में पहाड़ी और टीकरियों के ऊंचे नीचे रेतले रास्तों में रेंगता हुआ ऊपर पहाड़ी के बुर्ज पर पहुंच गया। बुर्ज एक गोल छोटा सा कमरा था जिसकी सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसके मुंह पर मोटी मोटी लोहे की सलाखें चढ़ा दी गई थी। नाग ने सोचा कि जरूर यहाँ कोई कीमती और पुरस्कार शेयर रखी गई है। वह बुर्ज की गोल दीवार पर रेंगते हुए लोहे की मोटी सलाखों वाली खिड़की में आ गया। उसने अपनी गर्दन अंदर डालकर जायजा लिया कि अंदर कोई है या नहीं। अंदर तो बेचारी मारिया मौजूद थी और एक कोने में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, लेकिन नाग उसे नहीं देख सकता था। उसके जिस्म से निकलने वाली शुआओं को सिर्फ खलाई इंसानों की आंख ही देख सकती थी। मारिया भी नाग को नहीं देख सकती थी क्योंकि वह छोटे से स्याह सांप की शक्ल में था। नाग ने महसूस किया कि ये छोटा सा बुर्ज कुछ देर तक छुपे रहने के लिए बड़ा मौजू होगा। चुनाचे ये सोचते ही वो सलाखों की दर्ज में से रेंगकर अंदर गोल कमरे में आ गया। अचानक उसे अपने किसी करीबी दोस्त की वहां मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक खास किस्म की बू फिजा में सूंघी, फिर वो चौंक पड़ा। अरे ये बू तो मारिया की थी। उसने आओ देखा ना था जोर से एक फुंकार मारी और इंसान की शक्ल में सामने आ गया। मारिया ने एकदम से अपने सामने नाग को देखा तो चीख मारकर उससे लिपट गई और रोने लगी। नाग भी मारिया को देखकर हैरान रह गया और खुश भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्ताने मुसीबत सुनाई और अपने दोस्त अंबर के बारे में काफी देर बातें करते रहे। फिर गौर करने लगे कि इस खलाई मखलूक से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मारिया ने नाग को बताया खलाई लोग उसके जिस्म से निकलती शुआओं के जरिए उसे देख लेते हैं। नाग ने इस इंकशाफ पर बहुत ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगा इसका कोई इलाज तलाश करना पड़ेगा। अंबर और डाकू दोनों कई रोज से जजीरे में कश्ती तैयार कर रहे थे। एक हफ्ते की सुबह शाम की मेहनत के बाद आखिर कश्ती तैयार हो गई। उसमें नारियल और दूसरे फल काफी मिकदार में जखीरा कर दिए गए। दोनों ने अपने अपने खजानों के संदूक निकालकर कश्ती में रख दिए। ये कश्ती काफी बड़ी थी और इसे चप्पों की मदद से काफी तेज चलाया जा सकता था। अब वो जजीरे के मुखालिफ चलने वाली हवाओं का इंतजार करने लगे।
एक दिन जब वो सोकर उठे तो तेज हवाएं जजीरे के मुखालिफ सिमत को चल रही थीं। समुद्र में अपना सफर शुरू करने का यह बड़ा नादिर मौका था। चुनाचे वो कश्ती पर सवार हुए और उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद समुद्र में तूफान सा उठने लगा। हवा तेज हो गई और बादल भी गरजने शुरू हो गए। तूफान रात भर जारी रहा। कश्ती लहरों पर इधर उधर उछलती रही। उसमें पानी भी भरा, मगर अंबर और डाकू उसे बाहर निकाल निकाल कर फेंकते रहे। दूसरे दिन दोपहर को जाकर तूफान थम गया, बारिश रुक गई और लहरों ने भी सुकून का सांस लिया। अंबर ने शुरू ही से महसूस किया था कि बहरी डाकू कभी कभी उसे अजीब सी नजरों से देखता था। अंबर को उसकी नीयत में कुछ खराबी महसूस होने लगी, मगर वो मुतमईन था कि यह अकेला अहमक डाकू से क्या नुकसान पहुंचा सकता है भला। समुद्र में सफर करते उन्हें तीसरा रोज था। अंबर कश्ती से टेक लगाए बैठा था। डाकू चप्पू चला रहा था। अंबर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आसमान पर अभी तक कोई परिंदा नजर नहीं आया, क्या ख्याल है हम जमीन से अभी कितनी दूर होंगे? बहरी डाकू ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और सोचते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 2 रोज और हमें इसी सिमत समुद्र में सफर करना होगा। अंबर ने पूछा, इस तरफ हम हिस्पानिया के साल पर पहुंचेंगे क्या? डाकू ने कहा, हाँ, हिस्पानिया पर, जहां फ्रांसीसियों की हुकूमत है और मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत का दौर खत्म हो चुका है। अंबर का दिल चाहा कि वो एक बार गरनाता और करतबा जाए और वहां के शाही महलात और शाही लाइब्रेरियों में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की यादगारें देखे। लेकिन बहरी डाकू कुछ और ही सोच रहा था। उसका दिल खजाने के बारे में बेईमान हो गया था। उसने अपने दिल में एक तरकीब बनाई थी कि मौका पाकर किसी वक्त रात को अंबर को समुद्र में धक्का दे दे और खुद दोनों खजानों का मालिक बन जाए। चुनाचे वो रात का इंतजार कर रहा था। अंबर इस तरह लेटा था कि उसका एक पहलू बिल्कुल कश्ती के किनारे को छू रहा था और नीचे गहरा समुद्र ठाठे मार रहा था। बहरी डाकू को भला कब नींद आती? वो तो शायद इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। जल्दी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल चलता बल्कि रेंगता हुआ बेखबर सोए हुए अंबर के पास आया और फिर बिजली जैसी तेजी के साथ उसने अंबर को समुद्र में धक्का दे दिया। समुद्र की लहरें बड़ी तेजी से पीछे जा रही थीं। वो अंबर को उठाकर कश्ती से दूर ले गईं। अंबर को एकदम होश आया तो क्या देखता है कि वो बीच समुद्र में लहरों के रहमो करम पर पड़ा है और कश्ती रात के अंधेरे में दूर होती जा रही है। उसने आखिरी बार बहरी डाकू को कश्ती में खुशी से नाचते देखा और फिर लहरों के ऊपर लेट गया। दिल में अफसोस करने लगा कि वो अपने दुश्मन से गाफिल हो गया और यूं खजाने से हाथ धो बैठा जिसकी उन्होंने इतनी देर से हिफाजत की थी और अपने साथ लिए लिए फिरते थे। अंबर को लहरें अपने कंधे पर सवार करके आगे ही आगे लिए जा रही थी। रात गुजर गई। दिन चढ़ा तो आसमान पर सूरज निकलने के साथ ही काले काले बादल छा गए और हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। उधर बहरी डाकू ने खजाने वाले दोनों संदूक खोल रखे थे और हरीसाना नजरों से कभी एक संदूक के जवाहरात को देखता तो कभी दूसरे संदूक के जवाहरात को उठाकर आंखों से लगाता था। बहरी डाकू ने कश्ती चलाते चलाते दूर नजर उठाई तो उसे एक देव पैकर व्हील मछली नजर आई जिसके सर से पानी का फवारा बुलंद हो रहा था। डाकू के तो हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा कि ये मुसीबत कहां से नाजिल हो गई। बस देवताओं से दुआ मांगने लगा कि जालिम व्हील मछली की उधर निगाह न पड़ जाए। मगर व्हील मछली ने तो बहुत पहले उसे देख लिया था और बड़े मजे मजे से उसकी जानिब बढ़ रही थी। डाकू ने देखा कि व्हील मछली ने समुद्र में गोता लगाया और गायब हो गई। अब जब वह समुद्र से उभरी तो कश्ती से बमुश्किल 1 फरलांग के फासले पर थी। व्हील मछली इतनी बड़ी थी कि मालूम होता था जैसे समुद्र में भूरे रंग का एक पहाड़ है जो कश्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला रहा है। व्हील मछली बिल्कुल कश्ती के सामने आ गई। डाकू ने उसकी छोटी छोटी सुरख आंखें देखी तो उस पर कपकपी तारी हो गई। व्हील मछली बराबर डाकू की सिमत बढ़ी चली आ रही थी। आखिर उसने बड़े जोर से कश्ती को टक्कर मार दी। कश्ती समुद्र की लहरों से कई फुट बुलंद होकर उछली और फिर समुद्र में गिरते ही एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। डाकू इस अरसे में व्हील मछली के ऊपर आन गिरा था और उसके जिस्म में पैर दर पैर खंजर के वार कर रहा था। मगर हाथी से भी बड़े जिस्म वाली व्हील मछली पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर भी वो जख्मों की तकलीफ महसूस कर रही थी। उसने एकदम से गड़ाब करके गोता लगाया और समुद्र के नीचे कई फुट तक उतरती चली गई। बहरी डाकू ऊपर ही गोते खाने लगा। व्हील मछली नीचे से ऊपर आई। उसका सर ऊपर की जानिब था और वह तूफान मेल की तरह ऊपर उठ रही थी। उसने बहरी डाकू को नीचे से उठाकर इस जोर से उछाला कि वो कई कलाबाजियां खाकर वापिस समुद्र की लहरों में आन गिरा। व्हील मछली ने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल दिया और डाकू की तरफ बढ़ने लगी। समुद्र का पानी एक आबशार की तरह व्हील के पेट में जा रहा था। अचानक डाकू ने उस खूनी आबशार को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो समझ गया कि मौत आ गई। समुद्र का पानी उसे तेजी से बहाता हुआ व्हील मछली की तरफ लिए जा रहा था। उसने हाथ पांव मारकर उस आबशार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का तेज धारा उसे व्हील के खुले मुहीब जबड़ों की तरफ खींचता हुआ ले गया और आखिर बेशुमार मछलियों के साथ वो भी गड़ाब से व्हील मछली के मुंह के अंदर चला गया। उसे महसूस हुआ कि वो किसी कुएं में गिर पड़ा है
जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। इसके बाद वो बेहोश हो गया। व्हील मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया और समुद्र में एक तरफ को घूम गई। अब वहां ना बहरी डाकू था, ना उसका खजाना था और ना कश्ती थी। आसमान पर सूरज भी इस खूनी तमाशे के बाद निकलकर चमकने लगा था। दूर एक मुकाम पर अंबर बड़े इत्मीनान से जैसे लहरों के बिस्तर पर लेटा अपना सफर तय कर रहा था। उसके कानों में मुर्गाबी के चीखने की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोल दी। आसमान पर एक मुर्गाबी उसके ऊपर पर तोलकर उड़ रही थी। अंबर बहुत खुश हुआ क्योंकि मुर्गाबी के नजर आने का मतलब ये था कि जमीन कहीं करीब ही है, मगर अभी जमीन काफी दूर थी। सारा दिन और सारी रात वो लहरों पर बहता चला गया। दूसरे रोज का सूरज तुलू हुआ तो उसे दूर एक स्याह लकीर दिखाई दी। वो खुशी के मारे उछल पड़ा। ये जमीन थी, ये हिस्पानिया का साहिल था। आखिर लहरों ने अंबर को हिस्पानिया के साहिल पर लाकर फेंक दिया। वो कुछ देर तक वैसे ही रेत पर पड़ा रहा। धूप ने उसके कपड़े सुखा दिए थे। उसने उठकर चारों तरफ देखा। वहां कोई आबादी नहीं थी। दूर तक चटियल सा मैदान चला गया था। कहीं कहीं छोटे बड़े टीले खड़े थे जिन पर जंगली झाड़ियां उगी थी। अंबर उठकर एक तरफ चलने लगा। जब वो टीलों से गुजरकर आगे आया तो उसने एक मकान देखा। एक मंजिला कच्चा मकान था जो खजूर के दरख्तों में बना हुआ था। अंबर को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। मकान के करीब आकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। कोने में दरख्त की छांव तले एक मिट्टी का घड़ा रखा है। अंबर ने उस घड़े में से पानी पिया। पानी बहुत ठंडा था। फिर वह खजूर की ठंडी छांव में उस तख्त पर बैठ गया। अंबर ने मालिक मकान को 2-1 आवाजें भी दी, मगर अंदर से किसी ने जवाब न दिया। उसने उठकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तो जैसे बाहर से ही बंद था। अंबर ने देखा कि ऊपर केवाड़ पर ताला लगा हुआ है। वो कुछ देर सस्ताने के लिए तख्त पर आकर बैठ गया और गौर करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में दूर से उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा शख्स आता नजर आया। उसके एक हाथ में लकड़ी का डोल था। अंबर ने उठकर उस बुजुर्ग का खैर मकदम किया। बूढ़े शख्स ने करीब आकर अंबर को सलाम किया। मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। अंबर ने झुककर सलाम का जवाब दिया। अंबर को बड़ी खुशी हुई कि एक अरसे के बाद किसी मुसलमान भाई की शक्ल नजर आई। मालूम हुआ कि उस बुजुर्ग का नाम मेहदी है और वह स्पेन में गरनाता के आखिरी हुक्मरान बनु सराज के महल में शाही हकीम था। जब हिस्पानिया पर ईसाइयों ने कब्जा किया तो वह अपने बच्चे के साथ भागकर यहाँ आ गया। मेहदी ने अंबर को बताया जिस जमीन को वो स्पेन की सरजमीन समझ रहा है वह शुमाली अफ्रीका के मुल्क तैवंस का साहिली इलाका है और हिस्पानिया वहां से आबनाई जिब्राल्टर पार करने के बाद शुरू होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दूर से गर्द का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मेहदी ने कहा, मेरा बेटा अदनान आ गया। गर्द हटी तो सामने घोड़े पर सवार एक खुश शक्ल नौजवान चला आ रहा था। करीब आकर वो घोड़े से उतर पड़ा। मेहदी ने उसके साथ अंबर का तारुफ करवाया। अदनान अंबर से मिलकर बड़ा खुश हुआ। उसने जड़ी बूटियों का थैला अपने वालिद को दे दिया और खुद तख्त पर बैठकर अंबर से बातें करने लगा। शाम की नमाज से फारिग होकर वो सब दोबारा बातों में मशगूल हो गई। मेहदी अंबर को गरनाता और करतबा की अजमत की दास्तानें सुनाने लगा। बनु सराज के शाही महलात और करतबा की शाही मस्जिद को याद करके मेहदी की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने महसूस किया कि हिस्पानिया से बिछड़ने का गम उसके दिल की गहराइयों में था। रात के खाने के बाद बुजुर्ग मेहदी तो कालीन पर सो गया, लेकिन अंबर और अदनान देर तक समुद्र के किनारे टहलते और बातें करते रहे। अदनान ने आह भरकर कहा, गरनाता मुझे नहीं भूलता। उसकी गलियां हमारा शानदार मकान और मस्जिदों से गूंजती। अजान की आवाज का ख्याल आता है तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। खुदा को यही मंजूर था कि 800 बरस तक हिस्पानिया पर हुकूमत करने के बाद मुसलमान वहां से इस तरह निकले कि उनका एक बच्चा तक वहां बाकी ना रहे। अंबर ने कहा, मैंने मुसलमानों के अरूज के ज़माने में गरनाता और करतबा की सैर की है। उससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन अफसोस के मुसलमान भाइयों की आपस की नाइत्तेफाकी ने उन्हें हुकूमत और ताकत से महरूम कर दिया। अदनान ने अंबर की तरफ झुककर कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, मगर वादा करो कि तुम इसका जिक्र मेरे वालिद साहिब से नहीं करोगे। अंबर ने कहा, मैं वादा करता हूँ। अदनान कुछ देर समुंदर की तरफ आती लहरों को देखता रहा, फिर ठंडी सांस भरकर बोला, मैंने फैसला कर रखा है कि अपने शहर गरनाता एक बार जरूर जाऊंगा। अपनी हवेली देखूंगा और उन शाही महलों और मस्जिदों की ज़ियारत भी करूंगा जहां पांचों वक्त अजान की आवाज़ गूंजा करती थी। अंबर ने कहा, मगर अदनान, तुम्हारा वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि स्पेन में तो इस वक्त भी मुसलमान नहीं है। अगर वहां किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें हरगिज़ जिंदा ना छोड़ेंगे। अदनान ने कहा, कुछ भी हो, मैं जान की बाजी लगाकर भी एक बार फिर अपने वतन जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अंबर ने तो पहले ही हिस्पानिया के शाही महलात की सैर का मंसूबा बना रखा था। अब अदनान की तरफ से वहां जाने की पेशकश हुई तो हामी भर ली। फिर बोला, अपने वालिद को क्या बताकर जाओगे? वो तो तुम्हें हरगिज़ हिस्पानिया जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अदनान ने कहा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उन्हें यही कहूँगा कि मैं करताजना एक सौदागर से मिलने जा रहा हूँ। अंबर बोला, मालूम होता है तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगा। कब सफ़र करने का इरादा है?
अदनान ने कहा, मेरा ख्याल है चांद की 14वीं रात को यहाँ से निकल चलेंगे। अंबर बोला, बहुत खूब। चांद की 14वीं से पहले ही अदनान ने अपने बुजुर्गवार वालिद से कह दिया था कि वो कारोबार के सिलसिले में करताजना जा रहा है, जहाँ एक जड़ी बूटियों के ताजिर से जरूरी कारोबारी मसले पर गुफ्तगू करनी है। उसके वालिद ने उसे इजाज़त दे दी। चुनाचे चांद की 14वीं तारीख को अंबर को साथ लेकर अदनान करताजना की तरफ रवाना हो गया। करताजना वहां से 6 रोज के सफर पर जुनूब की तरफ था, जबकि हिस्पानिया वहां से शुमाल मगरिब की तरफ था। दोनों हिस्पानिया के मुतालिक बातें करते अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी की छागलें, खुश्क रोटी और गोश्त उन्होंने साथ रख लिया था। सारी रात वो सहरा में सफर करते रहे। दोनों मुसाफिर सफर करते करते आखिर एक रोज बहीरा रूम के समुंदर के किनारे जा पहुंचे। अंबर को अपना माजी याद आ गया। अदनान को अपना गरनाता याद आ रहा था, जहां उनकी शानदार हवेली थी, अंगूरों और अंजीरों का बाग था। उसी बाग में उसकी माँ की कब्र भी थी। उसने अंबर से कहा, हमें यहाँ से किसी कश्ती में सवार होकर बहीरा रूम की खलीज पार करनी होगी, ताकि हम दूसरी जानिब हिस्पानिया के साहिल पर पहुंच सकें। हम तजारती जहाज में सफर नहीं कर सकते, इस तरह पकड़े जाने का खदशा है। अंबर ने कहा, लेकिन यहाँ हमें कश्ती कहाँ से मिलेगी? अदनान ने कहा, मेरा ख्याल है अगर हम साहिल के साथ साथ जुनूब की जानिब चलें तो हमें कोई ना कोई माहीगीरों की बस्ती जरूर मिल जाएगी। उनसे हम कीमत अदा करके कश्ती हासिल कर सकते हैं। अदनान के इस ख्याल के मुताबिक अंबर ने उसके साथ साहिल के साथ साथ सफर शुरू कर दिया। उन्हें दूर से एक बस्ती नजर आई। यहाँ कुछ माहीगीरों ने झोंपड़े बना रखे थे। चंद एक कश्तियां भी समुद्र के किनारे खड़ी थीं। अदनान ने एक बूढ़े माहीगीर से बात की तो उसने पहले तो बहुत हैरानी से अदनान और अंबर की तरफ देखा, फिर पूछा, आप लोग इस तरह छुप छुपा कर सफर क्यों करना चाहते हैं? अदनान बोला, बात असल में यह है कि हमारी एक शर्त लगी है। मेरा दोस्त कहता है कि हम कश्ती में बहीरा रूम का समुंदर अबूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कश्ती में सवार होकर ये समुंदर पार कर सकता हूँ। माहीगीर हंस दिया। बरखुरदार, तुम्हारे दोस्त का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये समुंदर बड़ा खतरनाक है। गर्मियों में इसके दरमियान ऐसे ऐसे भंवर पड़ते हैं कि अगर आदमी उसमें फंस जाए तो बस फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। अंबर ने कहा, मगर मेरा दोस्त ये तजुर्बा जरूर करना चाहता है। माहीगीर ने कहा, मैं तुम्हें कश्ती दिए देता हूँ मेरे बच्चों, मगर तुम क्या मुसलमान हो? अंबर ने कहा, हाँ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। माहीगीर ने हैरान होकर कहा, तो फिर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हिस्पानिया पर फ्रांसीसियों का कब्जा है और वहाँ के सारे मुसलमान कत्ल कर दिए गए हैं? अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो हरगिज हरगिज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अदनान ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बाबा, हम ये तजुर्बा जरूर करना चाहते हैं। आप बताएं इस कश्ती के कितने दाम होंगे? अदनान ने माहीगीर से कश्ती खरीद ली। अपने घोड़े उन्होंने माहीगीर के पास अमानत के तौर पर छोड़ दिए। कश्ती में सवार हुए और उसका रुख साहिल हिस्पानिया की तरफ मोड़ दिया। हिस्पानिया का साहिल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मौसम भी बड़ा खुशगवार था और समुंदर की लहरें बड़े सुकून से बह रही थीं। अदनान और अंबर कश्ती के चप्पू चलाते आगे बढ़ते चले गए। जब उन्हें अफ्रीका का साहिल नजर आना बंद हो गया तो सामने मगरिब की तरफ हिस्पानिया का साहिल दिखाई देने लगा। अदनान ने अंबर से कहा, वो देखो, हिस्पानिया का साहिल नजर आ रहा है। हम इंशाल्लाह शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। सूरज अभी मगरिब में गुरूब नहीं हुआ था कि उनकी कश्ती हिस्पानिया के एक बेआबाद और वीरान से साहिल पर जा लगी। उन्होंने उतरकर कश्ती को एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया और खजूर के एक दरख्त के नीचे बैठकर सूरज गुरूब होने का इंतजार करने लगे। शाम का अंधेरा फैलते ही उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। अंबर ने पूछा, अदनान, क्या तुम इस रास्ते से वाकिफ हो? अदनान ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस इलाके में अक्सर आया करता था। यहाँ हमारे खानदान के एक पुराने बुजुर्ग का मिजार है। मैं उसी कस्बे की तरफ जा रहा हूँ। अंधेरा फैल गया था, लेकिन आसमान पर थोड़ी देर बाद चांद निकल आया, जिसकी वजह से मैदान में रोशनी हो गई। कुछ देर बाद खेत शुरू हो गए। एक अंगूर का बाग आया, जिसकी शाखें सुरख अंगूरों से लदी हुई थीं। अदनान ने बताया कि इस इलाके के सुरख अंगूर सारी दुनिया में मशहूर हैं। वो एक गांव के करीब से गुजर रहे थे तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। एक जानिब से पहरेदार ने उनके सामने आकर पूछा, वो कौन है और रात को कहाँ जा रहे हैं? अदनान ने कहा, वो डॉन कार्लो है और अपनी वालदा की इयादत करने एल्विस जा रहा है। पहरेदार ने उसे झुककर सलाम किया और कहा, मोजेस डॉन कार्लो, आपकी वालदा की उम्र दराज हो। अदनान ने उसके सलाम का सर हिलाकर जवाब दिया और अंबर के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। रात के पिछले पहर वो एक गांव के बाहर ऐसी जगह पहुंचे जहां खजूरों के बेशुमार झुंड थे और मेहंदी की झाड़ियों की खुशबू आ रही थी। अदनान ने सांस भरकर कहा, खजूरों के इस झुंड में हमारे खानदानी बुजुर्ग का मिजार है। मिजार बिल्कुल खामोश और वीरान पड़ा था। कहीं एक दिया तक नहीं जल रहा था। करीब कोई आबादी नहीं थी। अदनान ने अंदर जाकर मिजार को साफ किया। फिर दोनों ने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी। बुजुर्ग की रूह को स्वाब पहुंचाया और आराम करने के लिए ठंडे बरामदे में लेट गए। गरनाता, उंदलस और करतबा की बातें करते करते उन्हें नींद आ गई। अंबर भी थका हुआ था, सो गया।
अचानक अदनान की आंख खुल गई। उसे आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा शोर हुआ जैसे किसी ने कोई संदूक घोड़े से नीचे उतारा हो। बरामदे में अंधेरा था, उसने अंबर को भी जगा दिया। दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इतने में अचानक किसी ने मशाल रोशन कर दी। अब जो देखा तो सामने 3 वैशी चेहरों वाले इंसान खड़े थे। एक के हाथ में मशाल थी, दोनों एक संदूक को खोल रहे थे। उन्होंने भी 2 अजनबी नौजवानों को देखा तो वहीं ठिठक गए। तलवार निकाल कर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अदनान ने कहा, हम मुसाफिर हैं, रात गुजारने के लिए मज़ार पर आ गए थे। असल में ये तीनों डाकू थे और उन्होंने एक अमीर के घर से चांदी के बर्तन चोरी किए थे और उन्हें छुपाने मज़ार पर आए थे। एक डाकू ने कहा, इन्हें कत्ल कर दो, नहीं तो ये गवाह बनकर हमें मरवा देंगे। अदनान ने कहा, हम बेकसूर हैं, हम किसी से आपका जिक्र नहीं करेंगे। डाकू हंस पड़ा। उसने तलवार खींचकर कहा, अब तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें ही जाएंगी। अंबर लपक कर अदनान के आगे आ गया और बोला, अगर तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ से भाग जाओ। हम तुमसे लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर जिंदा न बच सकोगे। डाकू खिलखिलाकर हंस पड़े। एक बार तो अदनान ने भी हैरान होकर अंबर की तरफ देखा कि उसे डाकुओं को धमकी देने की क्या जरूरत थी। डाकुओं को अंबर की बात पर सख्त तैश आ गया। एक डाकू ने कहा, बदबख्त नौजवान, मालूम होता है तेरी मौत आ गई है। अंबर ने कहा, बहुत खूब, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो लो मुझ पर हमला करो और फिर अपना बचाव कर सकते हो तो कर लेना। डाकू ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से अंबर के सर पर हमला किया। अदनान ने आंखें बंद कर ली। उसे इंजाम मालूम था कि अभी अंबर का सर 2 टुकड़े होकर बरामदे में गिरा होगा। जब उसने आंखें खोली तो हैरत से उसका रंग जर्द हो गया। डाकू की तलवार 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरी थी और वह खुद हैरान और परेशान खड़ा अंबर को घूर रहा था। तलवार अंबर के सर पर पूरी ताकत से लगी थी, लेकिन वहां एक हल्की सी खराश भी न आई थी। दूसरे डाकू ने अपनी तलवार घुमाकर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर वार किया। खटाक की आवाज के साथ तलवार अंबर की गर्दन से टकराई और 2 टुकड़े होकर फर्श पर गिर पड़ी। अंबर ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी तलवार तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इसी तलवार से मुझे तुम तीनों डाकुओं का काम तमाम करना है। ये कहकर अंबर ने उछलकर तीसरे डाकू के सीने पर लात मारी, जो पीछे को गिरा और गिरते ही खून थूकने लगा और फिर न उठ सका। अंबर ने उसकी तलवार उठा ली और एक ही वार से पहले डाकू की गर्दन तन से जुदा कर दी। तीसरा डाकू कांपते हुए उसके कदमों पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, ए अजीम इंसान, मुझे माफ कर दो। अंबर ने एक कहर आलूद नजर उस पर डाली और उसे ठोकर मारते हुए कहा, यह संदूक सर पर उठाओ और हमें उस अमीर के घर ले चलो जिसके घर से तुमने इसे चोरी किया है। तुम्हारी सजा यही है कि अपने हाथों चोरी का माल असल मालिक को वापस करो। डाकू थर-थर कांप रहा था। फिर उसने संदूक सर पर उठा लिया। अंबर और अदनान घोड़ों पर सवार हुए और डाकू को साथ लेकर चल पड़े। अदनान तो हैरत में गुम था। वो बार बार अंबर की तरफ देख रहा था। उसने एक बार अंबर से पूछा भी कि उसके पास ये ताकत कहाँ से आई है और ये कि क्या वो इंसान है। अंबर ने कहा, अदनान भाई, बेहतर यही है कि ऐसी बातें मत पूछो। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी हमने बहुत काम करना है। सुबह होते ही वो एल्वस कस्बे के अमीर के घर पहुंच गए। उस अमीर ने अपने चुराए हुए चांदी के बर्तन देखे तो बहुत खुश हुआ। अंबर और अदनान ने अपना तारुफ मुसाफिरों की हैसियत से कराया जो गरनाता जा रहे थे। अमीर ने चोर को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। अंबर और नाग को रात गुजारने की दावत दी जो अंबर ने कबूल कर ली। दूसरे दिन अंबर और अदनान ने अमीर से इजाजत ली और अपने घोड़ों को उस सड़क पर डाल दिया जो गरनाता की तरफ जाती थी। खलाई तजुर्बा गाहों में तेज तेज सीटियां सी बजने लगी। मारी और नाग ने सलाखों वाली खिड़की में से देखा कि नीचे वादी के गुंबदों की सुरख बत्तियां बार बार रोशन होकर बुझ रही थीं। उन्होंने मुख्तलिफ गोल गोल शीशे की इमारतों में से खलाई इंसानों को शुआई बंदूकें हाथों में लिए निकलते और छोटी छोटी थालियों में सवार होते देखा। फिर ये थालियां जमीन से बुलंद होकर इमारतों के ऊपर से उड़कर सितारे की जमीनों और पहाड़ों पर उड़ने लगी। एक तश्तरी बुर्जी की खिड़की की तरफ आ रही थी। मारिया ने नाग से कहा, नाग तुम फौरन छुप जाओ, वो लोग शायद तुम्हें तलाश करते इधर आ रहे हैं। नाग 1 सेकंड के अंदर अंदर फुंकार मारकर मकड़ी बनकर छत के कोने में लटक गया। खलाई तश्तरी बुर्ज के दरवाजे पर आकर ठहर गई। दरवाजा खुला और 2 खलाई इंसान बंदूकें ताने अंदर आए और उन्होंने कोने में नाग को तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने मारिया की तरफ अपना रुख करके एक बटन दबाया। सिग्नल से हुए और फिर जैसे एक इंसान की आवाज़ सुनाई दी, ऐ गैबी औरत, तूने एक ऐसे इंसान को तो नहीं जाते देखा जो गायब होकर इंसान भी बन जाता है। ये पहला मौका था कि खलाई इंसानों ने ज़मीनी इंसानों की आवाज़ में मारिया से बात की थी। उस आवाज़ को नाग ने भी सुना। मारिया ने सर हिलाकर कहा, यहाँ मेरे सिवा कोई और नहीं है। खलाई इंसान अपनी इकलौती आंख से गोल कमरे के कोनों को गौर से तकने लगा। कमरा बेहद शफाफ और साफ था। अचानक उसकी नज़र छत के कोने में लटकी हुई मकड़ी पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि यह मकड़ी कहाँ से आ गई। कहीं यही तो वह ज़मीनी इंसान नहीं है जो हर किस्म के जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चुनाचे उसने शुआई बंदूक का रुख कोने की तरफ कर दिया।
अभी वो बंदूक चलाने ही वाला था कि नाग को शदीद खतरे का एहसास हो गया। वो लपक कर छत से दीवार पर आया और वहां से रेंगता हुआ सलाखों से होकर बाहर पहाड़ी पर आ गया और एक सुराख में छुप गया। खलाई इंसान ने अपना इरादा बदल दिया और दरवाजे से बाहर निकलकर दूसरे साथियों के हमरा उड़ने वाली थाली में सवार होकर सितारे की तजुर्बागाहों की सिमत चला गया। उसके जाने के बाद नाग, जो मकड़ी के रूप में था, दोबारा सलाखों में से होकर कमरे में आ गया। उसने एक बार फिर इंसान की शक्ल इख्तियार की और मारिया से बातें करने लगा। मारिया, हैरत अंगेज वाकयात रूनमा हो रही हैं। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन सितारों में भी खलाई लोग आबाद होंगे और हम एक रोज किसी उड़न तश्तरी में सवार होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। वापस जाकर जब हमने अंबर को ये वाकयात सुनाई तो वो हरगिज हरगिज यकीन न करेगा। मारिया ने परेशान होकर कहा, खुदा जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। मैंने बड़ी सख्त गलती की जो आधी रात के वक्त जजीरे के गार से निकलकर संगे मरमर के चबूतरे के पास आ गई। अब तो ऐसे मालूम होता है कि बाकी सारी जिंदगी इसी सितारे पर गुजरेगी और अंबर से कभी मुलाकात नहीं होगी। मारिया की आंखों में आंसू आ गई और उसकी आवाज भर्रा गई। नाग ने उसे हौसला दिया और कहा, मारिया, खुदा के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई बेहतरी होती है। ये अलग बात है कि हमें उसका इल्म ना हो। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकालकर वापस जमीन की तरफ ले जाऊंगा। नाग अब असल में उन लोगों की तलाश में निकलना चाहता था जो खलाई लोगों के हमले से पहले इस सितारे में मौजूद थे और जिन्हें ये खलाई लोग खत्म कर चुके थे। नाग को यकीन था कि सितारे के असली बाशिंदे जरूर किसी न किसी जगह मौजूद होंगे। उसने मारिया से कहा, वो इत्मीनान से रहे और फिक्र न करे। मैं इस सितारे के असली बाशिंदों की तलाश में जा रहा हूँ। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो लोग बड़े पुरअमन और अहम दिल थे और इन संगदिल खलाई इंसानों ने उन्हें अपना गुलाम बनाकर ख़त्म कर दिया। फिर भी वो दूर मगरिब के पहाड़ों में जरूर छुपकर जिंदगी बसर कर रही हैं। नाग सांप बनकर मारिया के बुर्ज से निकला और सीधा मगरिब की जाने वाली सियाह पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ चला जा रहा था। जमीन कहीं कहीं तो भुरभुरी थी और कहीं बेहद सख्त और संगलाक थी। नाग अंधेरा होने से पहले पहले मगरिब के पहाड़ों में पहुंच जाना चाहता था। वो तेजी से रेंगता गया। आखिर वो उन पहाड़ों में पहुंच गया जिसके बारे में उसे शक था, बल्कि यकीन था कि सितारे के असली पुरअमन बाशिंदों में से कोई ना कोई जरूर अभी तक वहां छुपा हुआ है। वो दो पहाड़ों के दरमियान एक दर्रे में से गुजर रहा था कि यकायक उसके कानों में किसी इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी। नाग वहीं रुक गया। ये चीख किसी औरत की थी। वो उस तरफ लपका जिधर से चीख की आवाज सुनी थी और एक टीले की ओट से निकलकर सामने आया तो देखा कि एक छोटा सा पानी का तालाब है। एक लड़की जमीन पर बैठी है और एक खलाई इंसान उसे जबरदस्ती खींचे लिए जा रहा है। पास ही जमीन पर चांदी की रंगत का एक घड़ा रखा है। यूं लगता था ये औरत पानी भरने आई होगी और खलाई इंसान ने उसे पकड़ लिया। तो क्या इस सितारे की असली मखलूक हमारी तरह थी? नाग की हमदर्दियां उस औरत के साथ हो गईं। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के पास पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। खलाई बला औरत बेचारी को खींचे लिए जा रही थी। औरत चीख रही थी और रो रही थी। वो उसे रहम की भीख मांग रही थी। अब ऐसा हुआ कि चांद खलाई इंसान, बल्कि अब हम उसे खलाई बला ही कहेंगे, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसकी शुआई बंदूक उसके हाथ से उछलकर उन झाड़ियों में आ गिरी जहां नाग सांप के रूप में छुपा बैठा था। शुआई बंदूक को देखकर एक ख्याल बिजली की तरह नाग के जहन में आया और फिर उसने एक फुंकार मारी और इंसान बन गया। तेजी से लपककर शुआई बंदूक अपने हाथ में ली और खलाई बला का निशाना लेकर लुबलुबी दबा दी। एक तेज सफेद रोशनी उसमें से निकली, खलाई बला से टकराई और वह एक हल्के से धमाके के साथ फटकर जला और फिर जलकर भस्म हो गया। अब जमीन पर सिवाय राख के और कुछ नहीं था। लड़की हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगी कि उसके दुश्मन को किसने हलाक किया। नाग उसके सामने आ गया। अब तो वो लड़की और ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसके सामने एक उसी की तरह का 2 हाथों 2 टांगों, एक मुंह, एक नाक और 2 आंखों वाला इंसान खड़ा था। नाग ने कहा, बहन, क्या तुम मेरी जुबान समझ लेती हो? लड़की ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हम इस सितारे के असली बाशिंदे हैं और जमीन वालों की सारी जुबानें समझ लेते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस जालिम बला से मेरी जान बचाई, लेकिन ये तो बताओ कि तुम जमीन में से यहाँ क्यों कर पहुंच गए? नाग बोला, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मैं अपनी कहानी तो बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे सारे लोग कहाँ हैं? लड़की ने कहा, हम इन पहाड़ों के नीचे गारों में छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी बाहर निकलकर इस तालाब में से पानी ले जाते हैं और गारों के अंदर उगने वाली घास खाकर उससे तवानाई हासिल करते हैं। इन लोगों के हमला करने से पहले बड़े अरूज का जमाना था। ये बलाएं किसी दूसरे सितारे से नाजिल हुई और इन्होंने हमारे सितारे पर कब्जा करके हमारे लोगों को हलाक कर दिया। हम कुछ लोगों ने भागकर इन गारों में पनाह ले ली और जान बचाई। इन लोगों के लिए इस सितारे पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब तो ये हम लोगों की जमीन पर हमला करके वहाँ की आबादी को नीस्तो नाबूद करके वहाँ की सारी ऑक्सीजन यहाँ लाने की तैयारी कर रहे हैं। आओ मेरे साथ,
मैं तुम्हें अपने बुजुर्ग बाप से मिलाती हूँ। लड़की नाग को लेकर पहाड़ियों के पुरपेच रास्तों से होकर एक गार में आ गई। ये गार काफी नीचे जाकर एक चौड़े से गोल हॉल कमरे में तब्दील हो गया, जहाँ नाग ने देखा कि जमीन जैसे इंसान जिनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थीं और लिबास फटा हुआ था, पत्थरों के साथ बैठे थे। वो नाग को देखकर उठ खड़े हुए और उनके हलक से हैरत से एक चीख निकल गई। लड़की ने अपनी जुबान में उन्हें बताया कि इस नौजवान ने खलाई बलाओं से उसकी जान बचाई। इतना सुनकर वो लोग बड़े इत्मीनान से फिर बैठ गए और नाग को तहसीन की नजरों से देखने लगे। नाग ने कहा, सुनो ऐ सितारे की मखलूक, तुम बिल्कुल हमारी जमीन की तरह हो। मैं जानता हूँ कि ये खलाई लोग बाहर से आकर इस सितारे पर काबिज हुए हैं और उन्होंने तुम्हें खूबसूरत मकानों और तजुर्बा गाहों से निकाल दिया है और अब ये लोग हमारी जमीन पर हमला करने की तैयारियां कर रही हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुनो, मेरे साथ एक बहन भी है जो कि किसी को नजर नहीं आती, मगर ये खलाई लोग उसके जिस्म से निकलती हुई शुआएं देख लेते हैं। वो इस वक्त उन लोगों की कैद में है। मैं भी उनकी कैद में था, लेकिन किसी तरह वहां से भाग आया हूँ। उन लोगों ने हमें जमीन के एक जजीरे से गिरफ्तार किया था। एक बुजुर्ग इंसान ने आगे बढ़कर नाग के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लाखों साल गुजरे, हमारे आबाओ अजदाद तुम्हारी जमीन पर रहा करते थे। वो इल्म व फन में बहुत ज्यादा तरक्की कर गए। उन्होंने हलाकत के ऐसे ऐसे आलात ईजाद कर लिए जो उनकी तहजीब और तरक्की के लिए हलाकत का मूजब बने। एक जंग हुई और जमीन की सारी तहजीब तबाह होकर रह गई। सारे महलात और तजुर्बा गाहें और ऊंची ऊंची इमारतें भाप बनकर उड़ गईं। सिर्फ चंद साइंसदान अपने बच्चों को एक खलाई जहाज में सवार करके इस सितारे पर पहुंचने में कामयाब हो सके। हम लोग उन्हीं साइंसदानों की औलाद हैं। हम अपनी तहजीब के अरूज पर थे कि एक दूसरे सितारे से ये खलाई बलाएं हम पर नाजिल हो गई। इन्होंने हमला करके हमारे तमाम मकानात तबाह कर दिए, हमारे आलात पर कब्जा कर लिया और हमारे बुजुर्गों, बच्चों और औरतों को हलाक करके उनके खून से सारी ऑक्सीजन निकालकर सिलेंडरों में भर ली, क्योंकि यहाँ उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम चंद एक लोग अपने बच्चों को लेकर इस पहाड़ के नीचे गहरे गारों में आकर छुप गए और जिंदगी बसर कर रही हैं। नाग ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपको इन लोगों की गुलामी से निजात दिलाने में मदद दूंगा। मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है कि मैं जब और जिस वक्त चाहूँ इंसान से किसी भी जानवर या रेंगने वाले कीड़े मकोड़े का रूप धार सकता हूँ। लेकिन ये बताएं कि मेरी बहन मारिया के लिए कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि ये लोग उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ना देख सकें? बुजुर्ग इंसान ने कहा, यह तो बहुत ही आसान बात है, मेरे साथ तजुर्बा गाह में आओ। वो नाग को लेकर दूसरे गार में नीचे उतर गया। यहाँ अलमारियों में मुख्तलिफ किस्म की पत्थर की बोतलें पड़ी थीं। उनमें शीशे के छोटे बड़े मर्तबान भी थे जो सियाल अद्वियात से भरे हुए थे। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, मैं तुम्हें एक सफूफ देता हूँ, उसे जाकर अपनी बहन मारिया को खिला देना। ये सफूफ उसके खून में शामिल होकर उन शुआओं को गायब कर देगा जो उसके जिस्म से निकलती दिखाई देती हैं। नाग ने सफूफ लेकर अपनी जेब में रख लिया और वापस उन लोगों के दरमियान आ गया। यहाँ बूढ़ी औरतें भी थीं, जवान लड़कियां भी थीं और बच्चे भी थे, जवान भी थे, मगर सबकी शक्लें वैसी बनी हुई थीं। बाल लंबे लंबे थे और नाखून बड़े हुए थे। नाग ने कहा, मेरे पास उस कलाई मखलूक का यह हथियार हाथ आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने पास रखें जब तक मैं अपनी बहन मारिया को यहाँ नहीं ले आता, क्योंकि मुझे इंसान बनकर नहीं बल्कि सांप बनकर यहाँ से निकलना और मारिया की बुर्जी में जाना होगा। बूढ़े इंसान ने कहा, बेटा, तुम अपनी अमानत यहाँ रख जाओ और जाकर मारिया बेटी को उस जालिम मखलूक की कैद से छुड़ा कर ले आओ। वापिस आओगे तो तुम्हारी अमानत इसी जगह रखी होगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। नाग ने उन्हें सलाम किया, हाथ मिलाया, बंदूक उनके हवाले की और गार से बाहर निकल आया। सफूफ उसने अपनी गर्दन में कपड़े से बांधकर लटका लिया। इस बार वह सांप बनकर जमीन पर रींग रींग कर सफर नहीं तय करना चाहता था। चुनाचे उसने पुंकार मारकर एक बाज का रूप धारा और आसमान की वुसअतों में उड़ता पहाड़ी की चोटी पर मंडलाने लगा। इस सितारे में पहले किसी ने ऐसा परिंदा ना देखा था, बल्कि नाग को वहां कोई परिंदा नजर ही नहीं आया था। वादी की उड़न तश्तरियों के पास पहरा देने वाले खलाई आदमी ने जो आसमान पर एक बाज को उड़ते हुए देखा तो नीचे तजुर्बा गाह में सिग्नल दिया। वो लोग ऊपर आ गए। उन्होंने अपनी बंदूक से शुआएं निकालकर आसमान की तरफ फेंकी। एक जबरदस्त धमाके के साथ एक सफेद शुआ नाग के करीब से गुजर गई। अब उसे खतरे की शिद्दत का एहसास हुआ। नाग ने फौरन ही एक गोता लगाया और पहाड़ी की चोटी के पीछे गायब हो गया। खलाई मखलूक उड़न थाली में बैठकर परिंदे की तलाश में आसमान में गश्त लगाने लगी, लेकिन नाग बाज की शक्ल में तब्दील होकर फिर एक छोटा सा स्याह सांप बन चुका था। खलाई मखलूक कुछ देर तक बाज को आसमान पर इधर उधर बेसुध तलाश करने के बाद वापस वादी में उतर गए। नाग पत्थरों पर रेंगता हुआ पहाड़ की चोटी पर आ गया और फिर सलाखों में से होकर मारिया के गोल कमरे में आ गया। यहाँ आकर वह एक बार फिर इंसान के रूप में सामने आ गया। मारिया उसे देखकर बड़ी खुश हुई और करीब आकर बोली, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी शक्ल फिर से देखी। ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जीते जी अपनी जमीन पर वापस जाना मेरी किस्मत में नहीं है। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, ऐसा ना कहो मारिया बहन,
अब तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई है और तुम नाउमीद हो रही हो। फिर उसे सारा वाकया सुनाया कि किस तरह उसकी मुलाकात इस सितारे की असल मखलूक से हुई है और ये कि वो लोग उनकी ज़मीन ही के बाशिंदे हैं जो लाखों साल पहले यहाँ आकर आबाद हो गए थे, लेकिन उन्हें इस खलाई मखलूक ने आकर तबाह कर दिया। मारिया भी खुश हुई और हैरान भी हुई। नाग ने उसे खलाई इंसान से लड़ाई और फिर उसे हलाक करने और उसके हथियार पर कब्जा करने का किस्सा भी सुनाया। मारिया को जब नाग ने बताया कि बुजुर्ग इंसान ने उसे एक ऐसा सफूफ दिया है जिसको खा लेने से उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ये खलाई लोग ना देख सकेंगे, तो वो खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम सच कहते हो नाग? इसके जवाब में नाग ने गले में लटकी हुई सफूफ की पुड़िया निकालकर मारिया के हवाले की और कहा, इसे जुबान पर रखकर निकल लो। मारिया ने सफूफ निकालकर जुबान पर रखा और उसे निकल गई। उसका जायका फीका फीका सा था। कमरे की दीवारें और सलाखें इस कदर मजबूत थीं कि वो उन्हें तोड़ भी नहीं सकते थे। मजबूरन उन्हें उस वक्त का इंतजार करना था कि कोई खलाई इंसान वहां आए, दरवाजा खोले और वो बाहर निकल जाएं। फिर यह भी मालूम हो जाएगा कि सफूफ ने अपना काम दिखाया है या नहीं। देखते देखते सूरज की रोशनी गायब हो गई और रात पड़ गई। नाग फिर से शाम का रूप बदलकर एक कोने में बैठ गया, क्योंकि रात के पहले हिस्से में वो लोग मारिया के लिए पानी और खुश्क फल लेकर आया करते थे। अंधेरा गहरा हुआ तो दीवार एकदम शक हो गई और दो खलाई आदमी हाथ में शुआई बंदूक के लिए कमरे में दाखिल हुए। अंदर आते ही उन्होंने यूं परेशानी के आलम में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे मारिया कहीं चली गई है। गोया सफूफ अपना काम कर गया था। मारिया के जिस्म से निकलती हुई शुआएं खलाई आदमियों को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थीं। नाग ने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकाली। ये मारिया के लिए इशारा था कि वो बाहर को भागे, मगर दरवाजे में अभी तक एक खलाई आदमी बंदूक ताने खड़ा था। उन्होंने परेशानी के आलम में तेज तेज आवाजों से एक दूसरे से बात की और फिर घबराहट में शुआ एक तरफ फेंकी। धमाके से कमरे के एक कोने में शोला सा लपक कर बुझ गया। मारिया का हौसला बढ़ गया। उसने पीछे से एक खलाई आदमी को जोर से धक्का दिया। वो गिर पड़ा। उसकी बंदूक मारिया के हाथ में आ गई। मारिया ने आओ देखा ना ताओ बंदूक उठा ली। बंदूक उसके हाथ में जाते ही गायब हो गई। मारिया ने उस खलाई आदमी पर हमला कर दिया। उस पर शुआ पड़ी और धमाके के साथ वो जलकर भस्म हो गया। दूसरा बाहर की तरफ भागने लगा तो मारिया ने आगे पांव कर दिया। वो मुंह के बल गिरा। उसकी बंदूक दूर जा पड़ी। मारिया ने दूसरा वार उस पर भी कर दिया। शुआ ने बंदूक से निकलकर एक हल्के से धमाके के साथ दूसरे खलाई आदमी को भी भस्म कर दिया। अब मारिया आजाद थी। नाग छत पर से नीचे उतर कर आ गया। मारिया ने उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठाया। दोनों शुआई पिस्तौल लिए और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर आ गई। बाहर घुप अंधेरा था। सिर्फ पहाड़ी के दामन में गोल तश्तरों के गुंबद से सुरख रोशनी निकल रही थी। नाग ने मारिया को रास्ता बताया और वो पहाड़ की चोटी से उतरकर मगरिब की जाने वाले पहाड़ों की जानिब रवाना हो गए। खलाई इंसानों की तजुर्बा गाहों में खलबली सी मच गई, क्योंकि जमीन से आए हुए दोनों इंसान उनकी कैद से फरार हो गए थे। पहाड़ों पर चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। अब तक उनके 3 खलाई आदमी हलाक हो चुके थे। खलाई मखलूक के सरदार ने हुक्म दे दिया कि मारिया और नाग जहां कहीं नजर आए उन्हें उसी वक्त हलाक कर दिया जाए। मगर मारिया और नाग उनकी पहुंच से बाहर निकलकर मगरबी पहाड़ों के नीचे गहरे गारों में सितारों की असल इंसानी मखलूक के पास पहुंच चुके थे। वो लोग नाग के गिर्द जमा हो गए। वो लोग मारिया की आवाज़ तो सुन रहे थे, मगर वो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। ये एक अजीब तजुर्बा था। बुजुर्ग साइंसदान हैरत का इजहार कर रहे थे कि ज़मीन में रहने वाली ऐसी करामत भी कर सकते हैं कि वो ज़मीन पर मौजूद हों मगर किसी को दिखाई न देते हों। बहरहाल उन्होंने 2 शुआई बंदूकें भी संभाल कर रख ली और मारिया और नाग का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। रात भर बुजुर्ग साइंसदान मारिया और नाग इस मंसूबे पर गौर करते रहे कि इससे पहले के खलाई लोग ज़मीन पर उड़न तश्तरियों से हमला करके इंसानी तहजीब को तबाह बर्बाद कर दें, उनके तजुर्बा गाहों को जलाकर राख कर दिया जाए और उड़न तश्तरियों को भस्म कर दिया जाए ताकि उनके शर से ज़मीन महफूज हो जाए। एक ज़बरदस्त मंसूबा नाग के दिमाग में आ गया। उस मंसूबे के बारे में उसने गार वालों को कुछ ना बताया, सिर्फ बुजुर्ग साइंसदान से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें खलाई जहाज चलाने और उसे वापस ज़मीन पर ले जाने का तरीका सिखा दें, क्योंकि इस सितारे की हुकूमत आप लोगों के सुपुर्द करके वापस अपनी ज़मीन पर चले जाने का इरादा रखते हैं। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, क्यों नहीं, हम आपको ऐसा तरीका ज़रूर बता देंगे, लेकिन आपसे एक बात की सिफारिश करेंगे कि ज़मीन पर जाते ही उस खलाई जहाज़ का एक ख़ास बटन दबाकर आप उससे 1000 गज दूर हट जाएं। फिर यह जहाज़ अपने आप तबाह हो जाएगा। उसकी तबाही बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि फिर कोई भी शरपसंद हमको अपना गुलाम बनाने के इरादे से यहाँ ना आ सकेगा। नाग ने कहा, हमें मंजूर है। ज़मीन पर हमारे लिए वैसे भी ये खलाई जहाज़ बेकार होगा। हम वादा करते हैं कि ज़मीन पर पहुँचते ही उसे तबाह कर दिया जाएगा। मारिया ने कहा, लेकिन ज़मीन पर जजीरे की जो खलाई तजुर्बागाह संगे मरमर के चबूतरे के नीचे बनी है, उसका क्या बनेगा? शायद उसके अंदर भी कुछ खलाई लोग मौजूद हैं। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। खलाई जहाज़ के तबाह होते ही जजीरे के नीचे वाली तजुर्बागाह अपने आप भस्म हो जाएगी। फिर उसने नाग से पूछा, लेकिन आप हमें इन खलाई बलाओं से किस तरह निजात दिलाएंगे?
नाग ने कहा, बुजुर्ग इंसान, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं और मारिया यहाँ से बाहर जा रही हैं। हम आज रात उनकी सारी तजुर्बागाहें तबाह कर देंगे। कल आप इस सितारे के फिर से मालिक बना दिए जाएंगे। गार वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि एक अरसे से वो गुलाम चले आ रहे थे और जिंदगी की हर आसाई से महरूम थे। दोपहर के बाद नाग और मारिया गार वालों से इजाजत लेकर रुखसत हुए और गार से बाहर आ गए। आसमान पर धूप थी। नाग ने कहा, इस धूप का कोई एतबार नहीं, किसी वक्त भी सूरज गुरूब हो सकता है और रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाएगा। हमें अंधेरा होने से पहले तजुर्बागाहों तक पहुंचना होगा। मारिया ने कहा, मगर तुम तो पकड़े जाओगे, मैं तो गायब हूं, तुम किस रूप में मेरे साथ जाओगे? नाग ने मुस्कुराकर कहा, मैं खलाई इंसान का रूप बदल लूंगा। इसके साथ ही नाग ने आंखें बंद करके जोर से एक लंबा सांस लिया और पलक झपकते में मारिया के सामने उसी सितारे का एक खलाई इंसान खड़ा था। नाग बोला, क्यों, क्या ख्याल है मारिया? मारिया ने कहा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया नाग भाई। दोनों के पास एक एक खलाई बंदूक थी। नाग तो बिल्कुल उसी सितारे की मखलूक का आदमी लग रहा था और मारिया तो खैर किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उनकी मंजिल पहाड़ी की वादी में बनी हुई खलाई मखलूक की तजुर्बागाहें थी। ये एक तरह से उन लोगों का हेडक्वार्टर था। वो बहुत जल्द वादी के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां दो खलाई इंसान एक गेट पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने नाग को देखा कि एक खलाई आदमी अंदर जा रहा है तो उसे कुछ न कहा। नाग के साथ साथ मारिया भी अंदर दाखिल हो गई। दोनों एक ऐसी छोटी सी वादी में आ गए जिसके दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवारें थीं। यहाँ कितनी ही गोल गोल खलाई तश्तरियां जमीन पर खड़े थे। उनके गुंबदों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। नाग ने मारिया से सरगोशी की, हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं। यही वो खलाई जहाज हैं जिनकी मदद से ये लोग हमारी जमीन पर क़यामत खेज़ हमला करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। मारिया ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, क्या हम इसी वक्त इन्हें तबाह कर दें? नाग बोला, नहीं, सबसे पहले हमें इनकी बड़ी तजुर्बागाह पर हमला करके उसे तबाह करना है। तुम मेरे साथ साथ चली आओ। नाग मारिया को सांस लेकर एक पहाड़ के दामन में आ गया। यहाँ एक तांबे का बहुत बड़ा दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला था। दरवाजे के बाहर चार खलाई इंसान शुआई असला लिए पहरा दे रहे थे। नाग उन्हें सलाम करता हुआ उनके करीब से गुजरने लगा तो एक खलाई इंसान ने तेज तेज आवाज में नाग से कुछ कहा। उसने कोई जवाब न दिया और आगे बढ़ने लगा। दूसरे खलाई इंसान ने फिर तेज तेज आवाज निकाली। शायद उसने कहा था कि यार तुम गूंगे हो या बहरे हो, बोलते क्यों नहीं? नाग ने फिर भी कोई जवाब न दिया। मारिया ने फौरन सरगोशी में कहा, खुदा के लिए तेज तेज आवाज ही निकाल दो। नाग ने यूं ही गुलहरी की तरह तेज तेज आवाज निकालने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। खलाई इंसान भागकर उसके पास आए मगर इससे पहले कि नाग पर हमला करके उसे खत्म कर दें, मारिया की बंदूक अपना काम कर चुकी थी। चार में से तीन खलाई इंसान भड़क कर भस्म हो गए थे। चौथे को नाग ने अपनी शुआई बंदूक की जद पर ले लिया। मैदान साफ पाकर वो तांबे के दरवाजे में से गुजरकर अंदर चले गए। यहाँ एक लंबा संगमरमर का फुटपाथ सा बना हुआ था। आखिर में जाकर ये फुटपाथ सीढ़ियों की शक्ल में नीचे एक तहखाने में निकल गया। यहाँ एक गोल हॉल कमरा था जिसके वस्त में एक और गोल कमरा बना था। उसमें चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे थे। अंदर खलाई इंसान मुख्तलिफ मशीनों पर काम करते हुए साफ नजर आ रहे थे। नाग मारिया को साथ लेकर आगे निकल गया। गार वाले बुजुर्ग साइंसदान से नाग को इतना मालूम हो चुका था कि इन लोगों की असल तजुर्बा का कोने वाले तहखाने में है जहाँ शीशे का एक सतून बना है। उस सतून से नीली शुआएं निकलती रहती हैं। उस सतून के अंदर जाकर देखें तो एक जगह सुरख लट्टू घूम रहा होगा। बस यही सुरख लट्टू इस सारी तजुर्बागाह का दिल है। अगर उसे अपनी जगह से उखाड़ कर ले आओ तो थोड़ी ही देर बाद सारी की सारी तजुर्बागाह तबाह हो जाएगी और खलाई इंसान कुछ भी ना कर सकेंगे। तजुर्बागाह के साथ ही वो खुद भी नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। हमें नीली रोशनी वाले सतून तक पहुंचना है, आओ मेरे साथ। दोनों गोल तजुर्बागाह से आगे चले तो सामने एक और दरवाजा था। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। सीढ़ियों में एक खलाई इंसान बंदूक लिए शायद पहरा दे रहा था। नाग उसके करीब से गुजरा तो उसने तेज तेज आवाज में कुछ कहा। नाग ने कोई जवाब न दिया। खलाई इंसान ने बंदूक तान ली। एक तेज शुआ ने खलाई इंसान को भस्म करके रख दिया। वो लपक कर अंदर गई। अंदर एक वसी हॉल कमरा था जिसके वस्त में वही सतून नजर आया जिसके मोटे शीशों में से नीली रोशनी निकल रही थी। नाग ने देखा कि वहां 6-7 खलाई इंसान इधर उधर मशीनों पर काम कर रहे थे। यहाँ बड़ा मुश्किल मरहला था। उसने मारिया से सरगोशी की और कहा, मारिया तुम इन लोगों को संभालो, मैं सतून के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मारिया चौकस हो गई। नाग यूं ही मशीनों के करीब मंडलाने के बाद सतून की तरफ बढ़ा ही था कि मारिया ने एक खलाई इंसान को भस्म कर दिया। उसे भस्म होता देखकर दूसरे खलाई इंसान हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखने और तेज तेज आवाजें निकालने लगे। इतने में एक सफेद शुआ ने बैक वक्त 2 खलाई इंसानों को अपना शिकार बना लिया। अब तो वहां कोहराम सा मच गया। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कोई खतरे का अलार्म बजाएं, नाग भी मारिया के साथ मिल गया और उन्होंने बाकी 3 खलाई इंसानों को भी शुआ फेंक कर भस्म कर दिया। मारिया ने कहा, जल्दी करो नाग, बड़ा सुनहरी मौका है। नाग तेजी से सतून के अंदर घुस गया।
यहाँ पर नीली रोशनी ही रोशनी थी। बीच में एक चौकोर सा चबूतरा बना, जैसे वो हीरे को तराश कर बनाया गया हो। उसके सर पर एक सुर्ख रंग का लड्डू आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। यही इस तजुर्बागाह का दिल था। नाग ने आओ देखा ना ताओ झट से हाथ बढ़ाकर लड्डू उखाड़कर अपनी जेब में रख लिया और मारिया से कहा, जितनी जल्दी हो सके बाहर को भागो। लड्डू के उखड़ते ही तजुर्बागाह में खतरे का अलार्म जोर जोर से बज उठा। हर तरफ एक शोर सा मच गया। नाग और मारिया बाहर की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें खलाई इंसान अंदर की तरफ जाते मिले। मारिया ने बंदूक चलाकर उनमें से 3 को खत्म कर दिया। चौथे ने नाग पर हमला कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से नाग बच गया। मारिया ने चौथे को भी भस्म कर दिया। अब वो सीढ़ियां चढ़कर तांबे के गेट से बाहर आ गए। यहाँ बड़ी तजुर्बागाह में भी शोले से उठने शुरू हो गए थे और मशीनों में हल्के हल्के धमाके होने लगे थे। नाग मारिया को लेकर बड़े दरवाजे से भी बाहर आ गया। वादी में सारे खलाई जहाज वैसे ही खड़े थे। उन्होंने खलाई शुआएं फेंककर उन जहाजों में आग लगाना शुरू कर दी। पहरेदार खलाई इंसान नाग की तरफ झपटे। वो एक पत्थर की ओट में हो गया। मारिया ने आने वालों को यके बाद दीगरे शुआएं फेंककर खत्म कर दिया। उन्होंने वादी से निकलकर पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ निकल गई। अभी वो दूसरी पहाड़ की ढलान पर ही थे कि एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसने सारे पहाड़ों पर लर्जा तारी कर दिया, जैसे किसी ने अपने हैबतनाक पंजों में लेकर उन पहाड़ों को झिंझोड़ कर रख दिया हो। दोनों उछलकर जमीन पर गिर पड़े। देर तक वो औंधे मुंह जमीन पर ही लेटे रहे। अब मुसलसल धमाके हो रहे थे। उन्होंने उठकर मगरबी पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। वादी के कोने में एक खलाई जहाज अपने खलाई पैड पर सबसे अलग खड़ा था। यहाँ 2 खलाई इंसान पहरा दे रहे थे। बुजुर्ग साइंसदान ने नाग को खास तौर पर ताकीद की थी कि इस खलाई जहाज की हर कीमत पर हिफाजत की जाए। अगर वो जहाज भी जल गया तो फिर नाग और मारिया सारी जिंदगी वापस अपनी जमीन पर न जा सकेंगे। नाग ने खलाई पहरेदारों के करीब जाकर अपनी बंदूक से शुआ फेंकी, जिससे एक खलाई पहरेदार ढेर हो गया। दूसरे पहरेदार ने घूमकर अपनी बंदूक से नाग पर जवाबी शुआ फेंकी, जो खता गई। मारिया ने पीछे से शुआ फेंककर दूसरे पहरेदार को भी भस्म कर दिया। वादी में हर तरफ आग लगी थी, जिसके शोले सितारे के स्याह आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। अभी तक धमाके जारी थे। चंद एक खलाई इंसान खलाई जहाज की तरफ भागते दिखाई दिए। जब वो करीब आए तो मारिया और नाग ने बैक वक्त हमला करके उन सबको मार गिराया। वादी के शोले देखकर जहन्नुम की आग का ख्याल आता था। सारी वादी एक प्याला बन गई थी, जिसमें जहन्नुम के शोले भड़ककर आसमान की तरफ उठ रहे थे। सारे खलाई जहाज, सारी तजुर्बागाहें और सारी खलाई मखलूक उसके अंदर भस्म होकर रह गई थी। मारिया और नाग दूसरे पहाड़ वाले खलाई जहाज के बाहर खड़े उसकी हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि इसी खलाई जहाज में उन्हें वापस अपनी जमीन पर जाना था। काफी देर इंतजार करने के बाद मारिया ने कहा, नाग मेरा ख्याल है अब कोई खलाई इंसान जिंदा बाकी नहीं बचा। सारे के सारे वादी में मर खप गए हैं। नाग ने कहा, इसके बावजूद हमें यहाँ दोपहर तक पहरा देना होगा, क्योंकि अगर एक भी खलाई इंसान किसी तरह से बचकर इस जहाज तक आ गया तो वो इसे उड़ाकर ले जाएगा। मारिया ने कहा, अब रात हो रही है, क्या सारी रात इसी जगह पहरा देने का ख्याल है? नाग बोला, मेरा ख्याल है तुम इसी जगह पहरा दो। मैं गार वालों के पास जाकर उन्हें उनकी हुकूमत बहाल होने की खुशखबरी सुनाता हूँ। गार वालों ने धमाके और आग के शोले देख लिए थे। वो पहाड़ों पर खड़े ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि नाग और मारिया अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। जब नाग उनके दरमियान पहुंचा तो उन्होंने खुशी के नारे लगाए और उसे कंधों पर उठा लिया। गार वाले ही इस सितारे के असल बाशिंदे थे और उनकी हुकूमत बहाल हो गई थी। उनके दुश्मन हमलावर सारे के सारे तबाह हो गए थे। सितारे पर रात गहरी हो गई। वादी में अब धमाके बंद हो गए थे। आग भी सर्द पड़ चुकी थी। खलाई इंसानों की सारी तजुर्बागाहें और जहाज तबाह हो गए थे। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। गार में नाग साइंसदान बुजुर्ग को सारी कहानी सुनाने के बाद उससे मशवरा कर रहा था कि वो कब और किस तरह खलाई जहाज में सवार होकर जमीन की तरफ वापसी का सफर कर सकता है। मारिया बाकी बचे हुए खलाई जहाज के बाहर खड़ी पहरा दे रही थी। वो एक पत्थर पर बैठी थी। क्या देखती है कि 2 खलाई इंसान गिरते पड़ते जहाज की तरफ चले आ रही हैं। वो चौकस हो गई। दोनों खलाई इंसान शदीद जख्मी थे, क्योंकि वो लड़खड़ाकर चल रहे थे। करीब आकर उन्होंने चारों तरफ देखा। एक दूसरे से तेज तेज आवाज में कोई बात की और फिर खलाई जहाज की तरफ कदम बढ़ाया। जो ही वो आगे बढ़े और खलाई जहाज के दरवाजे में दाखिल होने लगे, मारिया ने शुआई बंदूक सीधी की और निशाना बांधकर एक खलाई इंसान को उड़ाकर रख दिया। उसकी गन से निकले हुए शोले को शायद दूसरे खलाई इंसान ने भी देख लिया था, लेकिन वो शशदर इस बात पर था कि हमला करने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मारिया अपनी जगह से फौरन हट गई। खलाई जहाज ने उसी जगह हमला कर दिया, मगर खुशकिस्मती से मारिया वहां मौजूद नहीं थी। शुआ एक पत्थर पर लगी और पत्थर जलकर भस्म हो गया। मारिया ने अपनी गन से शुआ फेंकी, जो सीधी उस खलाई दुश्मन के सीने पर पड़ी। खटाक से एक धमाका हुआ, शोला सा उभरा और खलाई इंसान जलकर भस्म हो गया। सारी रात मारिया पहरा देती रही। दोबारा वहां कोई ना आया।
दिन निकल आया तो उसे लोगों के नारों और कहकों की आवाज सुनाई दी। गार वाले नाग के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने बेहद खुशी मनाई। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, नाग भाई और मारिया बहन, हम सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हमलावर दुश्मनों से निजात दिलाई, हमें हमारी जुबान, हुकूमत और आज़ादी वापस लेकर दी। आखिर हम भी कभी किसी जमाने में आपकी ज़मीन पर आबाद थे। इस एतबार से आप हमारे भाई हैं। हम सब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद गार वालों ने वादी में जाकर देखा तो खलाई दुश्मनों की सारी तजुर्बागाहें और खलाई जहाज तबाह हो चुके थे। इसके बाद नाग और मारिया को खलाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाती रही। ये ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी। बुजुर्ग साइंसदान सुबह से शाम तक दोनों को साथ लिए एक एक मशीन के एक एक पुर्जे के बारे में उन्हें बता रहे थे। नाग और मारिया ने जल्द ही बहुत इल्म हासिल कर लिया। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, इसे चलाना और ज़मीन पर उतारना बड़ा आसान काम है बेटा। बस एक बटन दबा दो, ये ज़मीन से उठकर खला में पहुंच जाएगा। फिर एक बटन दबा दो, ये अपना रुख नक्शे के मुताबिक मुतय्यन कर लेगा। फिर जब ज़मीन करीब आए तो दूसरा बटन दबा दो, ये ज़मीन पर अपने नक्शे के मुताबिक उतर जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त पैदा होती है अगर इसमें रास्ते में कोई खराबी पैदा हो जाए। मसलन रास्ते में तुम लोगों को बेशुमार खलाई सितारे और शहाबे साकिब मिलेंगे। उनके करोड़ों टुकड़े तुम्हारे जहाज से टकराएंगे। अगरचे इसकी सतह पर उन टुकड़ों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी खराबी पैदा कर दे और इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दे। फिर तुम्हें बड़ी महारत से काम लेकर इसकी मशीन को दुरुस्त करना होगा, इसके रुख को दोबारा ठीक करना होगा। बस इसी बात की मश्क तुम्हें कराई जा रही है। 15-20 रोज की ट्रेनिंग के बाद नाग और मारिया जहाज की सारी मशीनरी से बाखबर हो गई। अब उनकी वापसी के सफर का वक्त करीब आ रहा था। आखिर वो दिन आ गया। गार वालों ने खलाई जहाज के गिर्द जमा होकर जबरदस्त जलसा किया। नाग और मारिया के हक में तारीफी तकरीरें की। उनके खलाई जहाज को हर तरह से साफ सुथरा किया। अंदर फल और पानी का जखीरा भी कर दिया। प्रोग्राम के मुताबिक खलाई जहाज को आधी रात गुजरने के बाद अपना सफर शुरू करना था। ठीक आधी रात के बाद नाग और मारिया को बड़ी गर्मजोशी से रुखसत करके खलाई जहाज में सवार कराया गया। नाग और मारिया ने जहाज के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद कर दिया। नाग ने मुख्तलिफ बटन दबा दिए। जहाज की मशीनरी चल पड़ी और हल्की हल्की आवाज आने लगी। फिर एक बटन दबाया तो जहाज ने जमीन पर से उठना शुरू कर दिया। उसके गुंबद और निचले हिस्से से सुर्ख और नीली शुआएं उभर रही थीं। जहाज की मशीनरी चल पड़ी और हल्की हल्की आवाज आने लगी। फिर एक बटन दबाया तो जहाज ने जमीन से ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसके गुंबद और निचले हिस्से से सुर्ख और नीली शुआएं उभर रही थीं। खलाई जहाज की शीशे वाली गोल खिड़की से लगकर नाग और मारिया ने हाथ हिलाकर अलविदा किया। गार वाले भी नीचे खड़े हाथ हिला हिलाकर उन्हें रुखसत कर रहे थे। खलाई जहाज ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, यहाँ तक कि सितारे की मखलूक और उसके पहाड़ एक स्याह धब्बा सा बनकर रह गए। सितारे की सतह से ऊपर उठने के कोई 2 घंटे बाद खलाई जहाज की रफ्तार एक बटन दबाकर बढ़ा दी गई। रफ्तार के बढ़ाते ही जहाज को एक धचका सा लगा। नाग और मारिया एक बहुत बड़ी संगे मरमर की मेज के सामने स्याह रंग की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे डायलों और उनमें हरकत करती सुइयों को बड़े गौर से देख रहे थे। जहाज के अंदर एक स्क्रीन लगी थी जिसमें खला की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। जहाज की रफ्तार बेहद बढ़ गई थी और अब वो खला में दाखिल हो चुके थे। उन्हें स्क्रीन पर बेशुमार शहाबे साकिब नजर आने लगे जो तेजी से आकर चमकते हुए जहाज के ऊपर से गुजर जाते थे। कुछ जहाज से टकराकर टूट फूट जाते थे। नाग बड़ी एहतियात से जहाज को कंट्रोल किए हुए था। मारिया ने नाग को बड़ी होशियारी और तवज्जो से जहाज को कंट्रोल करते देखा तो मुस्कुराकर कहा, कभी जिंदगी में तुमने सोचा था कि एक रोज तुम खलाई जहाज को चलाते हुए आसमान से जमीन की तरफ आ रहे होगे? नाग ने बड़ी संजीदा आवाज में कहा, कभी नहीं सोचा था मारिया। कभी ख्वाब में भी इस बात का ख्याल न आया था कि हमारी जमीन से ऊपर खला के सितारों में भी लोग आबाद हैं। ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा है जिसमें से हम गुजरे हैं। तुम यकीन करो, जब मुझे इसका ख्याल आता है तो हैरत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मारिया भी संजीदा हो गई। कहने लगी, जमीन पर पहुंचकर जब हम अंबर को ये वाकयात सुनाएंगे तो उसे कभी यकीन नहीं आएगा। उन्हें क्या खबर थी कि वो खुद खलाई जहाज वालों की बहरी डाकुओं से जंग देख चुका था। नाग ने कहा, हकीकत में तो उसने ही सबसे पहले खलाई मखलूक और उनके खलाई जहाज को देखा था। ये अलग बात है कि वो हमारी तरह आसमानों की सैर नहीं कर सका और ना ही जुपिटर सितारे की मखलूक से मुलाकात कर सका। बहरहाल उसे जरूर हमारी बातों का यकीन आ जाएगा। वैसे वो हमारी किस्मत पर रश्क भी करेगा। मारिया ने कहा, जजीरे पर पहुंचकर सबसे पहले तो हमें उसी को तलाश करना होगा। मेरा ख्याल है कि वो जजीरे में ही होगा। मारिया अचानक बोली, सितारों की मखलूक ने हमसे वादा कर रखा है कि हम जजीरे पर पहुंचते ही इस खलाई जहाज को तबाह कर देंगे ताकि किसी दूसरी मखलूक के हमला करने का इम्कान बाकी ना रहे। लेकिन सवाल ये है कि हम जजीरे से कैसे निकल सकेंगे? जाहिर है कि ये जहाज तो जजीरे में ही उतरेगा। नाग कुछ सोचकर बोला, हमें हर हालत में सितारे में रहने वालों से किए गए वादे को पूरा करना होगा।
ये खलाई जहाज जमीन पर हमारे लिए वैसे भी बेकार होगा, और फिर इसके साथ जजीरे के अड्डे पर जो तजुर्बागाह है उसको तबाह करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो तजुर्बागाह ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के लिए किसी वक्त भी खतरनाक साबित हो सकती है। मारिया ने कहा, ये तो सब ठीक है, मगर क्या हम जजीरे से बाहर निकल सकेंगे? हमें किसी कश्ती का अभी से बंदोबस्त करके रखना चाहिए। नाग कहने लगा, अजीज बहन, इस जहाज में कोई भी ऐसी शय नहीं है जिसे हम जमीन पर पहुंचने के बाद समुद्र में कश्ती के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हमें जजीरे पर पहुंचकर देखना होगा कि जजीरे में हमें कैसे हालात से दो चार होना पड़ता है। हो सकता है अंबर वहां मौजूद हो। खलाई जहाज का सफर जारी रहा। स्क्रीन पर चमकदार शहाबे साकिब बराबर जहाज के साथ टकरा टकरा कर गुजर रहे थे। उन्हें यही डर था कि कहीं कोई बड़ा सा शहाबे साकिब जहाज से टकराकर इसके तवाजुन को खराब ना कर दे। खला में सफर करते हुए उन्हें तीसरा रोज जा रहा था कि स्क्रीन पर उन्होंने एक अजीब सी गोल तश्तरी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो हैरान हुए कि ये क्या बला है जो उनकी तरफ बढ़ रही है। मारिया ने कहा, ये क्या चीज हो सकती है नाग? गोल तश्तरी बढ़ते बढ़ते काफी फैल गई और उसमें से शुआएं निकलना शुरू हो गई। जहाज को इधर उधर करना या उस तश्तरी से बचाना नाग के बस में नहीं था। बहरहाल वो चौकस होकर और हर खतरे के लिए तैयार होकर बैठ गया। जूं जूं तश्तरी करीब आ रही थी वो फूलती ही चली जा रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बादल का गोल टुकड़ा है जो सफेद शुआएं छोड़ रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि एकदम से नाग का खलाई जहाज उस बादल में गुम हो गया। जहाज को झटके लगने शुरू हो गए। मारिया और नाग संगे मरमर के फर्श पर गिर पड़े। मारिया ने चीख कर कहा, नाग, हम पर किसी दूसरे खलाई जहाज ने हमला कर दिया है। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं मारिया, हम मुकाबला करेंगे, हौसला मत हारो। नाग ने उठकर स्क्रीन पर गौर से देखा। वहां सिवाय सफेद चमकती हुई धुंध के और कुछ भी नहीं था। नाग ने बैक वक्त कितने ही बटन दबाए मगर जहाज पर जैसे कोई असर न हुआ। उसे बदस्तूर झटके लगते रहे। वो डोल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। नाग ने एक फालतू रॉकेट चलाने की भी कोशिश की ताकि जहाज को बादल के ऊपर ले जा सके, मगर वो रॉकेट भी ना चल सका। नाग ने मारिया से कहा, मालूम होता है सारी मशीनरी जाम हो गई है। मारिया परेशान हो गई थी, अब क्या होगा? नाग ने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं मारिया, ये किसी दुश्मन का जहाज नहीं है बल्कि खलाई बादल का एक टुकड़ा है जिसमें बरकी रौ दौड़ रही है। यही बरकी रौ हमारे जहाज को झटके दे रही है। इससे ज्यादा ये हमारे जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ देर बाद झटके रुक गए। स्क्रीन पर बादलों की धुंध छट गई। खलाई जहाज उस खतरनाक मुसीबत से बाहर निकल आया। मारिया के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। उसने नाग का हाथ थामकर कहा, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस मुसीबत से बचकर निकल जाएंगे। नाग मुस्कुराया, हाँ, खुदा ने हम पर रहम किया है। इस कला में आकर खुदा पर मेरा ईमान ज्यादा पुख्ता हो गया है। हो सकता है अब हमारा सफर सुकून से कटे। जमीन के वक्त के मुताबिक 3 दिन और 3 रातों के खलाई सफर के बाद उनका खलाई जहाज खला से निकलकर जमीन की फिजा में दाखिल हुआ तो जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। नाग उस खतरनाक लम्हे के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने झट ऊपर की जानिब के सारे रॉकेट चला दिए, जिसकी वजह से जहाज की रफ्तार कंट्रोल में आ गई, क्योंकि अब जमीन की कशिश ने भी जहाज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ऊपर के रॉकेटों के चलते ही खलाई जहाज को एक जोरदार धचका लगा, जिसके साथ ही खलाई जहाज की रफ्तार एकदम तेज हो गई और खलाई जहाज के ऊपर से सुरख रोशनी बड़ी तेजी से खारिज होना शुरू हो गई। मारिया और नाग बड़ी दिलचस्पी और गौर से स्क्रीन पर जमीन को अपनी तरफ बढ़ता देख रहे थे। उन्हें अब इस नजरिए के बारे में कोई शक नहीं रहा था कि जमीन गोल है और जरा सी पिचकी हुई है जैसे नाशपाती, क्योंकि वह जमीन के उन पहाड़ों और समुद्रों समेत अपने खलाई जहाज की स्क्रीन पर साफ देख रहे थे। जमीन बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। आखिर पहाड़ साफ साफ दिखाई देने लगे। उनका जहाज दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा था। अब पहाड़ काफी पीछे रह गए थे और स्क्रीन पर समुंदर ही समुंदर था। फिर उस समुंदर में एक जजीरा उभरने लगा। नाग और मारिया ने पहचान लिया ये वही जजीरा था जहां से वो खलाई जहाज में बैठकर ऊपर उड़े थे। खलाई जहाज जजीरे के बिल्कुल ऊपर आ गया। अब नाग ने आखिरी बटन दबाया, जिसके बाद जहाज ने जजीरे का एक चक्कर लगाया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ मगरबी दरख्तों के झुंड के पीछे संगे मरमर के चबूतरे पर बड़े आराम के साथ उतर गया। खलाई जहाज के जमीन के साथ लगते ही नाग ने झट वो बटन दबा दिया जिसके दबने के आधे घंटे बाद इस खलाई जहाज को तबाह होना था। नाग और मारिया जल्दी से जहाज से बाहर निकल आए और चट्टानों के पीछे छुप गए। खलाई जहाज जजीरे के सन्नाटे में खामोश खड़ा था कि उन्होंने क्या देखा कि संगे मरमर के चबूतरे के अंदर से एक खलाई इंसान हाथ में खलाई बंदूक लिए बाहर निकला और फिर बड़े सुकून के साथ खलाई जहाज में दाखिल हो गया। मारिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, नाग, अब क्या होगा? वो जहाज को उड़ाकर ले जाएगा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो मारिया, जहाज ऊपर जाकर फट जाएगा। मारिया जल्दी से बोली, लेकिन नाग, अगर उसने अंदर जाते ही बटन को ऊपर कर दिया
तो फिर ये जहाज़ कभी तबाह ना हो सकेगा और ये खलाई बला ऊपर जाकर हमारी ज़मीन पर एक बार फिर तबाही नाजिल कर देगी। नाग ने यह सोचा ही नहीं था। वो परेशान होकर मारिया की तरफ देखने लगा। मुसीबत ये थी कि वो अपनी शुआई बंदूक भी जहाज़ में ही छोड़ आए थे। क्या खलाई जहाज़ सही सलामत ऊपर उड़ गया? नाग और मारिया के साथ उस जजीरे पर क्या गुजरी? अंबर से उनकी मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? ये सब कुछ जानिए इस नावल की अगली किस्त में।